और भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे थे और इसी में हम आज एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आपके साथ साथ में हिस्ट्री भी चलती रहेगी, जियोग्राफी वगैरह, आर्ट एंड कल्चर, सारा कुछ करवाया जाएगा, डोंट वरी। तो आज हम देखते हैं राजस्थान की जो है पॉलिटी, है ना। राजस्थान की पॉलिटी में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की बजाय हम टॉपिक वाइज समझेंगे, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी समझने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए पॉलिटी चीज क्या है ना। बिना टाइम वेस्ट किए बिना हम ये स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। पॉलिटी क्या है, कैसे, मतलब क्या है पॉलिटिक्स। जो वर्ड आया है पॉलिटिक्स, उससे ये वर्ड आया है पॉलिटी। इसका क्या अर्थ होता है, देखिए मैं बताऊं। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। कोई भी राजा है, किंग, ठीक है। उसकी जो भी प्रजा है, हम देखते हैं ना, खालसा भूमि है, सामंती एरिया है, जागीरदारी एरिया वगैरह वगैरह। उसके अंदर वो जैसे भी राज करता है, वो अपना जो भी मंत्री मंडल रखता है अपने साथ में, ना होते हैं ना, पहले के टाइम पे भी तो होते थे दीवान वगैरह, सेनापति वगैरह, सुरक्षा मंत्री, काफी सारी चीजें होती है, हमें पता ही है। वो सारा एक ढांचा जो पूरे राज्य को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब ढांचे से मेरा कहने का मतलब है तौर तरीके, है ना। कोई ढांचा ऐसा नहीं कि वो दिख रहा है कि भाई ये देखो पॉलिटी का ढांचा है ना। भाई राजा कितने कौन से कर लगाएगा, राजा कौन सी रियायतें देगा, राजा कौन सी नई नियम लगवाएगा, वो सारी चीजें। ऐसा ढांचा जो है जिस जिसको काम बांटेगा ऐसे काम करने के लिए कि भाई जा तू कर ले लेना, जा तू ये नियम समझा दे, है ना, ये नई पॉलिसी लेके आ जा। वो सारी चीजें होती है राज व्यवस्था। राजा के जाने के बाद में हमें पता है प्रजामंडल आंदोलन हुए, हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह। उसके अंदर हमने ये देखा कि राजा को हटा के आम जनता जो है, आम जनता अब भागीदारी किस में लेगी, राज व्यवस्था चलाने के अंदर। कि भाई मंत्रिमंडल के अंदर राजा के ही सारे लोग हैं, वो सारे लोग क्या समझेंगे आम जनता की प्रॉब्लम्स को। इसलिए राजा राजा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें भी आपके मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब कर बढ़ाओ, किसानों के ऊपर 40% कर बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, तब जो मंत्रिमंडल में बैठा सामान्य मंत्री है, मतलब सामान्य जनता से बिलोंग करने वाला मंत्री, वो क्या करेगा। वो बोल जाएगा कि भाई समझो यार, आप नहीं जानते हो, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है मेरे वाले लोग इस चीज के कर को देने के लिए सक्षम है कि भी नहीं, है ना। और वो हमसे डायरेक्ट बढ़िया कम्युनिकेट भी कर पाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते राजतंत्र जा रहा था। फिर फाइनली ये आपकी जो आज़ादी मिलती है, उसके बाद में राजा को एक तरीके से पूरा ही हटा दिया जाता है। और ये सारा राजतंत्र से किस चीज पे आ जाता है, लोकतंत्र पे, है ना। हम देखते हैं लोकतंत्र में क्या क्या मतलब इस शब्द से। लोक मतलब जनता, वो ही अपना एक राजतंत्र चलाती है एक प्रकार से। बात समझ में आई क्या। तो इस पॉलिटी के एक बेसिक आइडिया के बाद में हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं राजस्थान पॉलिटी, ठीक है। और पॉलिटी के अंदर भी देखो वैसे 3 स्तर होते हैं, वो आपने सुने होंगे। एक तो होती है लेजिस्लेचर, है ना। एक होती है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है जुडिशियरी। एक बार एक हल्का सा आइडिया लेंगे, हम नहीं जाए, हम हमें हमें आता ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं आता, हमें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक ओवरऑल एक रफ जो होता है ना, आड़ू आदमी को भी समझ में आता है। अपने अपने कोई जो अनपढ़ लोग अपने गांव गोठ में, है ना, कोई कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों को भी अगर समझाना चाहूँ मैं, तो मैं किस लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि राजतंत्र जो है उसको 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे डिवाइड किया, एक तो बना दी लेजिस्लेचर, है ना। एक बना दी एग्जीक्यूटिव, एक बना दी क्या, जुडिशियरी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नाम सुना ही आपने। लेजिस्लेचर क्या करेगी, यानी कि सरकार है, जैसे मान लेते हैं भजन लाल जी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, किसी की भी है, हमें मतलब नहीं है। उस लेजिस्लेचर के अंदर वो क्या करते हैं, देश को सुचारू रूप से, सही सुसंगठित रूप से चलाने के लिए जो नियम कायदे बनाते हैं, मैंने क्या बोला, नियम कायदे जस्ट बनाना, वो सारे काम होते हैं लेजिस्लेचर के। समझ में आई बात, कार्यपालिका ने। फिर एग्जीक्यूटिव क्या है, जो क्या करेगी, आपकी एग्जीक्यूट करेगी उस काम को, मतलब उस नियम को लागू करेगी जनता के अंदर। उसके अंदर भी यही लोग होते हैं, मंत्रिमंडल के ही लोग, कि भाई हाँ ये नियम जो फलाना है ये इम्प्लीमेंट किया जाए। हम एक हल्का सा आइडिया है, हम बिल्कुल भी इंडिया की पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते हैं, वरना फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फिर जुडिशियरी का काम क्या है, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। ये क्या करती है, अगर मान लो यही कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया है और एग्जीक्यूटिव ने लागू किया है, उसका अगर
क्या बोलते हैं उसको, गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है या फिर उसको नहीं सुचारू रूप से लगवाया गया है, तो वो न्याय करती है ना, उचित दंड भी देगी। और मतलब एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखती है कि भाई हाँ, संविधान के अंदर ये फलानी चीज लिखी हुई है, इसका हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। समझ में? एक तरीके से एक जना नियम बना रहा है, एक जना उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और तीसरा ये ध्यान रख रहा है कि वो नियम सही है कि नहीं, या फिर उस नियम को सही तरीके से लगाया जा रहा है कि नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ नियम लगने के तरीके नहीं देखता है, वो नियम भी सही है या नहीं ये चीज भी देखता है। सही है? बात समझ में आई? अब इस चीज को भूल जाओ, बस बात ही खत्म। हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं। हम बात करेंगे खाली और राजस्थान के पॉलिटी की। अच्छा चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि वो क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये और है हमारे पास में कि हमने एक चीज देखी है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत बार सुना हुआ है संविधान, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ में आया आज तक क्या है। एक तरीके से ये समझ लो, एक बुक ही है भाई। इस बुक में क्या लिख रखा है? बुक, समझ में आई बात? संविधान क्या है? एक प्रकार की एक बुक है, ऐसे समझो। वो वही बात की भाई, आड़ू इंसान को भी समझ में आए बात हमारी। उस बुक के अंदर हमारा देश कैसे कैसे चलेगा, अगर उस चीज को रिटर्न में लिख दिया जाए तो वही संविधान है। समझना बात को। जैसे आपके घर में आपके पिता है, सबसे बड़े हैं मान लेते हैं ना, और मम्मी है, फिर बाद में आपके घर में आप बहन भाई हो जो भी है, या किसी की शादी हो रखी है तो भाभी भी है, किसी के ताई चाची, बड़ा परिवार है, तो उस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के क्या नियम कायदे हैं कि भाई सुबह जो ना मेरे पिताजी जो है उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, या फिर है ना नहाते ही मंदिर जाते हैं, हमें भी पूजा के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम पिताजी के सामने ना ज्यादा जोर से बोलते हैं, उनको सोने नहीं देते हैं, तो पिताजी हमें डांट देते हैं, है ना। या फिर अगर पिताजी की कोई इज्जत नहीं करता है तो ये घर का बहुत मतलब बोलते हैं ना माहौल बिगड़ गया, ऐसी वाली बात है, पिता की बात का उल्लंघन हो रहा है ना, फलाने ढीकने, है ना। छोटे बच्चे को मारा नहीं जाएगा, या फिर ना छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देखने दिया जाएगा, अगर ऐसी ऐसी बातें, है ना। घर के होते हैं ना, सबके अलग अलग कायदे होते हैं कि भाई सुबह अगर ज्यादा रोटियां बन गई है तो वो शाम को भी खा लेंगे, कई लोगों के सिर्फ एकदम गरम गरम खाएंगे, है ना। तो वो चीज है, तो उन चीजों को अगर लिखित रूप में लिख दिया जाए, है ना, और उनको एक फॉर्म के अंदर लिख दिया जाए, जैसे कि भाई खाने वाने की बातें सारी एक जगह, है ना, उसके अलावा वो सारी चीजें अलग अलग सुचार मतलब बोलते हैं ना, सुसंगठित रूप से अगर लिख दिया जाए, वो ही नियम कायदे की जो बुक है, वो उस घर का क्या है, एक प्रकार से संविधान है, जो उस घर को सुचारू रूप से चलाती है। उसके अंदर सबके हित लिखे हुए हैं कि भाई बहन जो है वो कितनी बजे से कितनी बजे तक बाहर जा सकती है, भाई कितनी बजे से कितनी बजे तक जा सकता है ना, बहन को कितने पैसे मिलेंगे, भाई को कितने क्या है ना, वो सारी बहुत सारी बातें हैं। तो वो सारी चीजें अगर देश के हित में लिखी हुई हो कि भाई देश कैसे चलेगा, भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता के अंदर ये जो बनी है हमारी, मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी उनकी थी, उसकी अध्यक्षता में जो हमारा संविधान बना है, इसका अर्थ क्या है, सिंपल सा एकदम आड़ू लैंग्वेज में कहें तो, देश को चलाने के लिए जो नियम कायदे हैं, जो सही तरीके से, है ना, एथिकली भी सही हो और सबके हितों को ध्यान में रखते हो, जो एक बुक बनाई गई है, उस चीज को ही क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से संविधान बोल देते हैं। इस चीज को इस देश में रहने वाले हर इंसान को मानना कंपलसरी, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें लिखी गई है वो आपके भी हित में है, मेरे भी हित में है। अब अगर आप मेरे हितों का हनन करना चाहो तो ये बुक आपको रोकती है ना, या फिर मैं आपके हितों का हनन करना चाहूं तो वो बुक मुझे रोकती है। ये चीजें बताती है, और हम हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये चीज का बेहतरीन ढंग से ध्यान रखते हैं कि संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उनका हनन ना हो। बात समझ में है क्या? इसके अंदर फिर सारी बातें लिखी हुई है, नॉर्मल खाने पीने से लेके मंदिर में वो घंटियां बजेगी कि नहीं बजेगी, डाउन साउंड के अंदर बजेगी कि नहीं बजेगी, है ना, जो पर्सनल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, उन तक की बातें करी हुई है ना। आप मेरे को किस लेवल तक परेशान कर सकते हो, परेशान करने का सेंस ये कि भाई आप अपनी गली के अंदर कितनी जोर से हो हल्ला कर सकते हो, ये एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स में ये चीजें नहीं लिखी हुई रहती हैं, लेकिन इनके बारे में काफी सारा डिस्कशन किया गया है। इनडायरेक्टली कहा हुआ है कि भाई इस इंसान पर्टिकुलर किसी भी तबके का इंसान, बोले ऊंची जाति नीची जाति जात पात का बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं किया गया है। हाँ, कुछ जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जरूर संरक्षण दिया है स्पेशल रूप से। बात समझ में आई आपको? तो ये होता है संविधान। और एक बार के लिए अब आपको ये समझ में आ गया है कि पॉलिटी का अर्थ क्या है। अब राजस्थान के संदर्भ में पॉलिटी का अर्थ क्या निकलेगा कि राजस्थान के अंदर जैसे सीएम है भजन लाल जी, है ना, उनके नीचे जितने भी मंत्रिमंडल है वो, फिर बाद में एमएलए हैं, ये सारे लोग मिलके राजस्थान को जो चला रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ना कोई तो कानून बनेगा राजस्थान के अंदर, है ना। जैसे कि मान लो बाल विवाह को रोकना है,
तो इसके लिए क्या होता है, विधानसभा के अंदर एक कानून लाया जाता है। विधानसभा या पार्लियामेंट जो होती है वो लेजिस्लेचर के अंडर में आती है, उसी को बोलते हैं मतलब एक तरीके से, है ना। तो उस विधानसभा ये जो भी है राजस्थान की, उसके अंदर क्या बनता है कि भाई कानून बनता है कि हाँ भाई बच्चों की एक एज फिक्स की जाए, उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सारे नियम कायदे बता दी। वो पास होने के बाद में एग्जीक्यूटिव के पास में जाता है। एग्जीक्यूटिव उसको क्या करती है, इंप्लीमेंट कर देती है कि भाई आज से ये चीज लागू है कि भाई ये बाल विवाह वगैरह जैसी चीजें हरकतें दोबारा दोहराई नहीं जानी चाहिए। समझ में ही बात आपको। फिर तीसरी चीज क्या है, जुडिशरी। मान लेते हैं कि मैं जीती हूँ, मैंने मेरे छोरे का करवा दिया भाई, कहीं है ना, छोटा सा छोरा है, इतना सा 2 साल का, उसको बुद्धि लेके घूमते हैं, है ना। उनके साथ साथ में उनके माता पिता जो मतलब, मैंने तो एक वीडियो देखा उसमें एक छोटा लड़का है और एक लड़की है, उनको गोदी में लेके फेरे कटवा रहे हैं, उनके दोनों के पापा ही होंगे भाई वो, तो उनके पापा की भी शादी होगी फिर तो, है ना। तो वो चीज है भाई। तो अगर वो कहीं कोई ऐसी हरकत करता हुआ दिख जाए, ये कानून पारित होने के बाद में, तो ये हमारी न्यायपालिका का अधिकार है कि वो हमें दंड दे। और हमारी ये एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई कंपलसेशन है हमारे ऊपर, कि हमारे कंपलसरी हमें वो नियम मानना पड़ेगा जब ये आपकी विधानसभा ने बना दिए हैं, है ना, ये लग गया है कानून, तो उसके बाद में आप ये चीज नहीं कर सकते। देखो क्रिमिनल लोग जो होते हैं कई बार क्या करते हैं, संविधान के कानूनों का काफी ध्यान रखते हुए अपने क्राइम को अंजाम देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि भाई वो क्राइम कर कर जाते हैं, और उसके मतलब जैसे संविधान के अंदर लिखा गया है ना, उससे थोड़ा सा बच के, मतलब जो चीजें नहीं लिखी गई है वहां पे, वैसा सा कुछ वो यूज करते हैं और अपने क्राइम को अंजाम दे देते हैं। फिर बाद में उनके लॉयर्स जो होते हैं वो संविधान वाली बुक से क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं कि भाई देखो संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि मैं ये मेरा फलाना क्लाइंट ये नहीं कर सकता था। तो फिर बाद में मजबूरन उन क्रिमिनल्स को छोड़ना पड़ता है। फिर बाद में संविधान के अंदर संशोधन होते हैं, और उनके अंदर वो जो गलतियां होती है कि जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ कि ना मैं 5 चाय पीता हूँ, तो ना ये संविधान के अंदर लिख रखा है कि भाई 3 चाय तक पी सकते हो, है ना। या फिर मतलब भाई मेंशन नहीं कर रखा कि कितनी चाय पी सकते हो, आप मेरे लिए जाके उधर चले गए ये ज्यादा चाय पीता है वगैरह वगैरह। संविधान में मेरा क्लाइंट, सॉरी कोर्ट के अंदर मेरा क्लाइंट है, वो जो वकील है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि कहीं लिखा हुआ है क्या कि 5 ही चाय पी सकता है या 3 ही पी सकता है, ऐसी बातें। मेरे क्लाइंट ने कोई वो नहीं किया है ना, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, देश के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर बाद में क्या करता है, अगर मान लो ये कितना घिनौना काम है, अगर घिनौना काम लगेगा, गरज लगेगा, आगे दोबारा ऐसी गलती कोई ना करे 5 चाय पीने जैसी, तो फिर संविधान में संशोधन क्या हो जाएगा, आज के बाद में 3 चाय से ज्यादा पीने पर क्या है, उचित दंड है भाई, 200 रुपये जुर्माना, 250 रुपये जुर्माना, जो भी है। बात समझ में आ गई क्या, क्या चल रहा है। एक एक तो ना छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है कि एक प्रकार से कानून कैसे बनता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, प्लस अगर उसको तोड़ा जाए तो कैसे दंड मिलता है। समझ में आया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले आयोग। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं राजस्थान पॉलिटी, फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं आयोग, सिंपली आयोग लिखेंगे, या कमीशन लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको, मोटा मोटी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। आयोग क्या होते हैं आप समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई आपके घर में अ, राशन पानी का आपके पापा देते हैं, कितना मतलब घर में राशन पानी आएगा, है ना, पिछले महीने कितना आया था, या फिर है ना कोई फालतू की चीज तो नहीं आ गई, कोई अनहेल्दी चीज, चलो अनहेल्दी हेल्दी उसके बाद में साइड में पटकते हैं, कितनी चीज आनी चाहिए, कितना घाटा हुआ है, कितनी खराब खराब हो गई चीज, है ना, दाल के अंदर कुछ लग गए, है ना जानवर, या फिर कोई आटे के अंदर कोई इल्लियां लग गई, ऐसी चीजों का ध्यान अगर आपके पापा रख रहे हैं, तो एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना फूड से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं, वो चीज संभाल रहे हैं। तो और जैसे मान लो उसको खाने की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ गई, मम्मी आपका ध्यान रख रही है, या फिर इन जनरल आपको जुकाम लग गई, या फिर कोई भी प्रकार से आप बीमार पड़ गए, और बीमार होने पे आपके दो तो रैपट पड़ते हैं, फिर बाद में आपका इलाज होता है, कई सारी चीजें तो स्वास्थ्य के अंदर आ गई। तो ये अलग अलग प्रकार के डिविजन नहीं हो गए क्या, ऐसे ही अलग अलग डिविजन किसी काम से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो उन चीजों के लिए बनाए जाते हैं आयोग, कमीशंस बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। उनके अंदर काम क्या होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर काम, इस चीज को समझेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, कि मैं अगर बोलूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन या इलेक्शन से मेरा क्या मतलब है, कोई भी नेता जो चुना जाएगा, वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके कब तो चुनाव होने हैं, कब उसके रिजल्ट आने हैं, कैसे कैसे चुनाव होने, कितने पे चुनाव जीत जाएगा, है ना। और भाई क्या बोलते हैं उसको,
कौन चुनाव हार गया, चुनाव के किसने नियम कायदे तोड़ दिए, काफी सारी बातें है ना। जितना भी चुनाव होने से लेके संपन्न होने तक, मतलब स्टार्ट होने से लेके संपन्न होने तक की जितनी भी चीजें हैं, भले नियम कायदे हो या फिर उसका क्रियान्वयन हो, है ना, सारी चीजें कोई अगर संभालेगा तो फिर संभालेगा कौन? ईसीआई। समझ में? ये एक प्रकार का कमीशन हो गया जिसका पर्टिकुलर काम क्या है? इसका काम ये है कि वो क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा, ठीक है। या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारे मानवों के अधिकारों के बारे में देखेगा। इसके अलावा कोई पंचायत नहीं करेगा, वो चुनाव के अंदर कुछ नहीं बोल सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बातें करेगा। आज वाली क्लास हल्की सी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी रहेगी, तो आपके भी थोड़े से डायमेंशंस खुले। और पॉलिटी लगभग ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे ना डरावनी लगती है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि भाई हम ज्यादातर क्या करते हैं, राजस्थान पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ये जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है या फिर इनकी जो टर्म्स आती है उनको क्या ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, फिर वो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या चल रहा है ना, रामायण। फिर बाद में इनमें बोरिंग बोरिंग सी चीजें होती हैं। चुनाव से ज्यादातर लोग दूर ही भागते हैं, है ना, या फिर राजनीति जो है उससे हम दूर ही रहते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं है कौन सी पॉलिसी आ रही है, सरकार ने क्या नया नियम निकाला है ना, कौन कहाँ पे आती है वो सारी चीजें, जन सूचना पोर्टल क्या है, सिटीजन चार्टरशिप क्या है, काफी सारी चीजें हमें ऐसे लगता है यार ये क्या बक रहा है ना, इसलिए हम उससे दूर भाग। हम क्या कर रहे थे, आयोगों की बात कर रहे थे। अब आयोग क्या होते हैं इतना तो समझ में है आपको। आयोग कितने प्रकार के होते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक हमारे पहले आयोग से। एक प्रकार का आयोग होता है, उसको बोलते हैं संवैधानिक आयोग, या फिर इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग या कमीशन, है ना। तो हिंदी वाले लिखेंगे संवैधानिक आयोग और इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग। देख सकते हैं इतनी सिंपल सी बात। अब देखो इसका मतलब समझते हैं क्या। संवैधानिक यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि फिर से संविधान। यानी कि कहने का ये मतलब है, कहीं ना कहीं ये हिंट लग रहा है कि उस बुक के अंदर अगर कोई आयोग का नाम मेंशन किया गया है, तो उस संविधान में अगर कोई बात लिख दी गई ना, तो वो सबके ऊपर लागू, वो सबको माननी पड़ेगी। आगे आपको समझ में भी आएगा। तो संवैधानिक आयोग वे आयोग होंगे जो हमारे संविधान के अंदर लिखे हैं। पर अगर उनको संविधान में लिख दिया ना, तो ऐसे मान के चलो उनमें उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति सरकार के अंदर। भाई देश की चीज है, तो वो देश का नाम मतलब देश की सबसे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी बुक है या फिर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर आता है। बात समझ में आई? जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो ये यूपीएससी हो गई आपकी, या फिर स्टेट पीएससी हो गई, है ना। जैसे मान लो तो आरपीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो ये आरपीएससी या यूपीएससी क्या है? ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, यानी कि हमें सर्विस वगैरह के लिए वो करवाते हैं भाई, कि कहाँ पे किस चीज के अंदर कितने पदों की वो रिक्ति है, तो उसके लिए फिर बाद में वो फॉरम वॉरम सब बनता है। फिर ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एग्जाम के बाद में ये इंटरव्यू तक की चीजें प्रोसेस करते हैं ना, रिजल्ट वगैरह निकलवाते हैं। तो ये आयोग इतना महत्वपूर्ण आयोग है जो हमारे सरकार के अंदर भर्तियां करता है। बात समझना एक बार के लिए। अगर ये भर्तियां करता है तो सरकार से रिलेटेड ही चीज हुई, इसको संविधान में लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी का नाम जैसे संविधान के अंदर मेंशन कर, वैसे ही स्टेट पीएससी जो होती है ना, उनका एकदम डायरेक्ट नाम सबका फिर एक है ना ऐसे टेबल बना के लिख दिया जाता है, स्टेट पीएससी के अंदर कौन सी आती है ना। तो फिर वो यूपी पीएससी हो भले, यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश वाली पीएससी, है ना। ये यूपीएससी अलग चीज है, ये मतलब सेंट्रल की है ना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आरपीएससी हो गई। तो स्टेट पीएससी जो होती है उनको एक साथ में लिख दिया जाता है, जैसे एचपीएससी हरियाणा, है ना, ये सारी चीजें हो, ये स्टेट पीएससी के अंदर आती है। ये सारी चीज लिखी हुई किसके अंदर है? संविधान के अंदर। जस्ट बिकॉज कुछ आयोग संविधान के अंदर लिखे रहते हैं, इसीलिए उन आयोगों को बोलते हैं संवैधानिक आयोग। तो संविधान के अंदर एक आयोग को जो जो इंपॉर्टेंस दी जाती है या जो जो फैसिलिटीज दी जाती है, वो उनको भी मिलेंगी। बात समझ में आई आपको? जैसे मान लेते हैं आईपीएल के अंदर 10 टीमें हैं, है ना, नाम नहीं बताने बैठेंगे। अब मान लेते हैं कि 11वीं एक टीम है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर अभी तक कोई, जैसे मान लो आसाम की कोई टीम नहीं है वैसे ना, अगर आसाम स्टेट की बात करें तो उधर से मान लो कोई टीम बना दी, है ना। तो अब वो जैसे ही आईपीएल के अंदर इनरोल करेगी, तो वो जो 10 टीम्स को फैसिलिटीज मिल रखी है कि 10 टीम जो होगी सबसे इक्वल इक्वल मैच खेलेगी, तो वो 11वीं को भी तो मिलेगा ना, है ना। अगर वो चीज जीत जाए, कोई मैन ऑफ द मैच उसकी टीम से जीतेगा असम वाली से,
तो वो चीज उसको भी मिलेगी भाई। जैसे मान लो हार्दिक पांड्या है, वो असम वाली टीम में चला गया, अब अगर वो मैन ऑफ द मैच जीतता है तो उसको जो भी मिलना चाहिए रिवॉर्ड वो उतना ही मिलेगा जितना और टीम्स को मिलता था। बात समझ में आई? तो वैसे ही इन आयोगों को उतनी ही इंपॉर्टेंस, उतनी ही फैसिलिटीज मिलती है जितनी और किसी आयोग को मिलती है। ठीक है, अगर ये संविधान में लिखे हुए तो संविधान के अकॉर्डिंग इनको जो जो संरक्षण मिलना चाहिए सारा कुछ मिलता है। बात समझ में आई? मोटा मोटी ऐसे लिख सकते हो आप। ये मोटा मोटी किसी पर्सन को नहीं कहा गया है, बात को कहा गया है ना। तो जैसे मान लो ये हो गई, या फिर मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ईसीआई हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो ईसीआई। फिर दूसरे प्रकार के आयोग कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं सांविधिक। अब ये नाम में देखो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, संवैधानिक और सांविधिक एक जैसे से नाम है ना, लेकिन अलग अलग चीजें बताता हूँ अभी। इसको बोल सकते हैं वैधानिक, या फिर इनको हम बोल सकते हैं स्टेट्यूटरी कमीशन या आयोग। अब ये क्या बला है भाई, विधिक, हम पता है विधि कॉलेज हो गई, लॉ कॉलेज हो गई, कानून, ये है तो आयोग ही फिर से, लेकिन ये आयोग है ना ऐसा संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान में मेंशन तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी कानून के तहत बनाए गए हैं, किसी न किसी विधिक तरीके से बने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सांविधिक या फिर वैधानिक, है ना। तो या फिर इसको बोल सकते हैं स्टेट्यूटरी कमीशन, ऐसे कमीशन जिनको किसी न किसी कानून के थ्रू बनाया गया है। जैसे हम बोल दूं कि एक आयोग बनाया गया है जो ना बाल विवाह को रोकता है ना, बच्चों की शादी नहीं होने देता, भाई बच्चे रोते रहो लेकिन उनकी शादी नहीं करवाएंगे, है ना। तो वो आयोग जो है, मान लेते हैं कि वो संविधान में नहीं लिख रखा कि भाई ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आयोग है, नहीं भी लिख रखा, लेकिन ये किसी न किसी कानून के थ्रू तो बनेगा ही बने। हमारे देश में कोई भी चीज ऐसे नहीं आ जाती है भाई, कोई भी सिंपल से सिंपल चीज भी होती है उसके लिए भी एक एक्ट आता है, एक्ट के थ्रू फिर वो इम्प्लीमेंट होती है चीजें। तो जैसे मान लेते हैं बाल विवाह से रिलेटेड कोई एक ऐसा एक्ट आया जिसकी वजह से हमें एक आयोग बनाना पड़ गया। अब वो आयोग क्या करता है, बाल विवाह को रोकता है, उचित दंड देता है जो बाल विवाह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो आयोग है इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे आयोगों को किसके अंदर लिखेंगे, सांविधिक या फिर वैधानिक या फिर स्टैट्यूटरी आयोग के अंदर। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ह्यूमन राइट्स कमीशन, HRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर मानव अधिकार आयोग। ये मानव अधिकार आयोग जो है संविधान के अंदर नहीं लिख रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, सरकार ने ही कानून के थ्रू बनाया है। सरकार कुछ दंड निर्धारित करती है, काफी सारी ना इनके बारे में नियम कायदे समझाती है, लेकिन ये संविधान के अंदर मेंशन करी हुई चीज नहीं है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट तो है। इस प्रकार के आयोग भी पढ़ने होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, सांविधिक या फिर स्टैट्यूटरी आयोग या कमीशन। बात समझ? एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो मानव अधिकार आयोग। स्टेट के अंदर भी होते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर भी है, उसको बोलते हैं SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। समझ नहीं बात आपको? फिर तीसरे प्रकार के ऐसे और आयोग होते हैं जो कार्यकारी आदेश से बनते हैं, कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित आयोग। बात समझ में आई क्या आपको? कार्यकारी आदेश क्या है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कार्यकारी आदेश समझ में आ गया, लेकिन इतना समझ में आया कि ये किसी न किसी आदेश से स्थापित हो गए। ये एक नियम बनाया कि मैं बोलूँ कि आज के बाद 5 साल के बच्चों की कभी शादी नहीं होगी, तो ये एक नियम हो गया एक प्रकार से। या फिर मैं एक प्रकार का आदेश देता हूँ कि भाई बोल दो जाके, कोई भी बच्चा आज के बाद में बाल विवाह मतलब बाल विवाह से बंद है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा आदेश है, भाई 5 साल से ऊपर के बच्चे कभी भी, सॉरी ऊपर के नहीं नीचे के ना, तो 5 साल से नीचे के बच्चों की कभी शादी नहीं होगी, कभी नहीं मतलब 5 साल तक के रहेंगे तब तक नहीं होगी। तो वो हो गया एक प्रकार से कार्यकारी आदेश, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू अगर कोई आयोग बना दिया जाए कि भाई मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि यार जल्दी से ना कोरोना फैल रहा, तो कोरोना की रोकथाम के लिए एक आयोग बनाओ, जल्दी से वो सारी चीजें संभाल लेगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि भाई कोरोना के लिए क्या क्या करना है, कोरोना के मरीजों को कहाँ पहुंचाना है ना, मतलब एकदम सेफली, या फिर इंजेक्शन देने हैं किसी को, या कोई दवाइयाँ प्रोवाइड करानी है, खाना पीना, कई सारी चीजें होती है। भाई जल्दी से मैं एक आपको देता हूँ ऑर्डर, इसके थ्रू कर लो आप। क्योंकि उस टाइम पे ये भी तो हुआ था ना कि भाई कोरोना के टाइम पे पार्लियामेंट्स वगैरह उनके भी सेशंस बंद हुए थे, तो कानून बनाओगे कहाँ? कानून कोई मोदी जी अपने घर पे बैठ के नहीं बना सकते। भजन लाल शर्मा जी ऐसे जच गए कि भाई आज गार्डन में घूम रहे हैं, यार ये कानून बना देते हैं ना,
और कार्यकारी आदेश जो होते हैं वो भी ऐसे नहीं होते कि भाई ना ऐसे बोल दिया कि भाई हाँ फोन पे लो एक ना आयोग बनाना जल्दी से, ये कचौरी समोसे हैं इनकी दुकानों पे, ये ऐसे ऐसे ये पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं होती है। वो भी एक तरीके से ही होता है, लेकिन उनके लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। एक ऑर्डर के थ्रू वो काम हो जाएगा आपका। क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि मंत्रिमंडल की जो एक छोटी सी बैठक हुई उसके अंदर एक ऑर्डर सा दिया, भाई कार्यकारी आदेश आ गया कि उसके थ्रू हमें एक आयोग का स्थापना करनी है। ये आयोग इन जनरल एग्जाम्स के अंदर कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये त्रिस्तरीय ढांचा जो है, मतलब एक प्रकार त्रिस्तरीय नहीं कहेंगे, 3 प्रकार का जो ढांचा है, इसको समावेशित रूप से हम क्या बोलते हैं, आयोग। तो आप कमीशन लिखना, आयोग लिखना, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और ये संवैधानिक और ये सारा एक बार के लिए उतार लो, ताकि आपके अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार आयोग क्या होते हैं, आयोगों के प्रकार क्या होते हैं। कुछ आयोग को तो हम संवैधानिक बोल रहे हैं, कुछ को विधिक बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। अब कहीं भी आपको बोल दिया जाए कि भाई आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, तो आपको ना ऐसे टेंशन नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा अच्छा अच्छा वो वाले आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। भाई समझ गया, मैं बात समझ गया बहुत अच्छे से। या फिर मैं बोल दूं कि यार ये तो विधिक मतलब कोई आयोग है, मतलब ऐसे ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तो ये कानून कानून के थ्रू बनाया गया है, लेकिन इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एक बार के लिए आप उतार लीजिए, भले ही मैं हट जाता हूँ, आप कहोगे तो। अच्छा, जैसे इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप, है ना। एक होती है सीएम एडवाइजरी काउंसिल, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद। ये मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद क्या करती है, ये मुख्यमंत्री को सलाह देती है। ये परिषद क्या एक प्रकार का आयोग है, मतलब जैसे मान लो 5-7 लोगों का एक आयोग बना दिया, ये मुख्यमंत्री जी को टाइम टू टाइम सलाह देते हैं कि देखो मंत्री जी ये हमारी योजना है, ये फलानी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, मैं चाहता हूँ कि ना आप इसके अंदर 20% और है ना रेवेन्यू और एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि ना इसका काम और अच्छे से हो, हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना। या फिर ये फलाने काम के अंदर थोड़ा सा और प्रकाश डालने की जरूरत है, तो इसलिए आप वहाँ पे थोड़े और लोगों को लगवाइए, या फिर उस काम को और जोर देने के लिए एक आदेश दीजिए। मतलब टाइम टू टाइम मुख्यमंत्री जी को कोई सलाह दे, ऐसा एक आयोग बना दिया। अब इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है क्या, आप खुद समझिए, एग्जाम्पल दिमाग लगा के सोचना कि कानून के अंदर लिखने की जरूरत है क्या, कि भाई कानून के थ्रू ऐसा हम निर्धारित करते हैं कि अब से एक सीएम एडवाइजरी काउंसिल होगी। एक सिंपल सा ऑर्डर दे दो, मान लो मैं सीएम बन गया, है ना, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरे को ऐसे हो गया यार, मेरे को ना कोई थोड़े से सजेशंस दे देना तो मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो मैं एक ऑर्डर सा निकालता हूँ, भाई कार्यकारी आदेश है कि भाई ऐसे ऐसे ना, भाई मेरे को एक छोटे से आयोग की आवश्यकता है, वो क्या करेगा, मेरी हेल्प कर देगा मुझे एडवाइस देने के लिए। बात समझ में? वैसे ही बन गया, और आपको एक तरीके से समझ में आ गया कि चीजें क्या है ना, तो आप लिख सकते हो बोले। या फिर जैसे मान लो मैं क्या बता रहा था, हाँ, मान लो है ना स्टेट के अंदर कोई प्लानिंग करनी है, ऐसे आते थे ना पहले पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह, उनके अंदर प्लानिंग वगैरह होती थी कि कैसे कैसे देश में कितने कितने खर्चे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होंगे, खाने पीने पे होंगे, दवाइयों पे होंगे, कई सारी चीजें होंगी। तो उन चीजों के लिए कोई ऐसे ऐसा सच ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी बना लो, छोटे से एक आदेश दे दो कि भाई है ना, अब हमें ना 1 साल की प्लानिंग करनी है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, कि खाने से रिलेटेड हो गई, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गई, शिक्षा से रिलेटेड हो गई, किसी भी बात से रिलेटेड हो गई, उसका एक बोर्ड बना दिया, स्टेट प्लानिंग बोर्ड हो गया। तो वो चीज भी किस में आ सकती है, एक आदेश के थ्रू बनाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है। ये आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे राजस्थान से रिलेटेड कुछ आयोग हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, हम राजस्थान के सापेक्ष में पहला पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर इसको बोलेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम इंडिया के इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC कह सकते हैं इसको शॉर्ट के अंदर। इस आयोग के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो भी आयोग है ये संवैधानिक आयोग। आपको समझ में आ गई संवैधानिक आयोग से सर का क्या मतलब है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है भाई। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई एक बुक है, रूल बुक है। अब भाई मैं ये कहूं कि यार मेरे को ना
मेरे साथ में मारपीट हुई है, मेरे लॉयर को मैंने बोला कि सर देखो मेरे साथ में ऐसे ऐसे मारपीट, तो मेरे लॉयर ने मेरे को समझाया कि देख तेरे यहाँ लगी है, तेरे खून भी आया है ना, तेरा हड्डी टूट गई है, ये सारी चीजें हैं, इसके थ्रू हम कानून का सहारा लेंगे और जो जो भी है ना अपराधी, उनको उचित दंड देंगे। मैं बोला कैसे दोगे, कैसे दोगे यार, ऐसी बात कानून कैसे मानेगा कि भाई मेरे जो लगी है वो जोर की लगी है या कम लगी है वगैरह वगैरह ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मतलब उससे पूछूंगा। वो मेरे को बोला कि भाई ये चीजें ना कानून के अंदर लिखी हुई रहती है, आप टेंशन मत लो। संविधान के अंदर वो फिर पन्ने पलटेगा, पन्ने पलट के एक फलानी जगह से मेरे को दिखाएगा कि अगर कोई ऐसी आपराधिक घटना होती है जिसके अंदर मतलब ऐसे गुट के अंदर मारपीट हुई किसी एक के साथ में और उसके हड्डी पसली टूट गई, या फिर किसी भी पर्टिकुलर तरीके से वो अगर मेंशन किया हुआ रहता है, तो वो मेरे को पढ़ा दिया उसने। तो मेरे को समझ आ गया अच्छा तो इस बात को मान लेंगे। तो उसने मेरे को बोला कि देखो पूरा देश जो है इस संविधान के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उनको नहीं टाल सकता है। अगर इसको कोई ब्रीच करता है या इसकी कोई नियम कायदे तोड़ देता है तो उसको उचित दंड मिलता है, तो आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने उसको पूछा कि यार ये चीज आपको कैसे पता चली यहाँ पे लिखी हुई है? तो बोला कि मैं तो सारा दिन पढ़ता हूँ। नहीं नहीं ये मतलब नहीं है मेरा, ये मतलब है कि आपको कैसे पता कि ये चीज उसी पन्ने पे है वहीं पे। तो उसने मेरे को समझाया कि देख ये जो संविधान है ये प्रॉपर तरीके से लिखा गया है ना, इसके अलग अलग क्लॉज होते हैं, अलग अलग इसके आर्टिकल्स होते हैं। मैंने पूछा आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो बोले इस देश को चलाने के, एक सेकंड, हाँ भाई। तो उसने मुझे समझाया कि ये आर्टिकल आर्टिकल होते हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको ऐसे पूछा कि यार ऐसे कितने का आर्टिकल होते हैं? उसने मेरे को बोला कि जैसे मान लो टोटल ऐसे 395 आर्टिकल थे जब ये संविधान बना। तो ऐसे 395 अलग अलग बातों को मेंशन किया गया है। अब उन बातों में हजार बातें हो सकती है, बोलते हैं ना क्यों कह रहा के पात में पात पात में पात, क्यों चतुरन की बात में बात बात में बात, ऐसे कहते हैं कि भाई केला जो होता है उसके पत्ते में पत्ता पत्ते में पत्ता ऐसे करके बोलते हैं। वैसे ही जो चतुर आदमी होता है उसकी बात में बात बात में बात छुपी हुई रहती है, गहरा अर्थ ऐसे ऐसे। तो वैसे ही जैसे मान लो कोई एक आर्टिकल है शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल है ना, तो उसके अंदर फिर अलग अलग बातें करी जाती है। भाई 19 नंबर आर्टिकल है, 19 के अंदर 19A 19B 19C 19D 19E ऐसे करके अलग अलग है ना बना दिया कि भाई जैसे मान लो कि मंदिर मस्जिदों गिरजाघरों या कहीं भी ऐसी चीजों के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा है ना, या फिर कोई भी प्रकार की बात है। फिर बाद में कि भी घाट पे मंदिरों पे है ना किसी के साथ में भी जाति विशेष प्रकार सा जन्म के स्थान के लिए कि भाई ये तो यहाँ जन्म है फलानी जगह जन्म है, तो भाई यहाँ जैसे मान लो कोई सीकर में जन्मा है, कोई चूरू में, कोई अलवर में, कोई बिहार में है ना। तो ऐसे जाति विशेष जगह जगह के लिए, या फिर मान लेते हैं कि कोई किसी पिछड़े हुए वर्ग के अंदर है ना, ऐसी चीजों के अंदर अलग अलग बातों मतलब पॉइंट एक ही कि भाई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको अलग अलग पॉइंट्स के अंदर मेंशन कर दिया ताकि ढंग से समझ में आए। तो फिर कई बार क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि कानून का गलत फायदा भी उठाते हैं क्रिमिनल लोग, या फिर कई वकालत करने वाले वकील जो होते हैं वो भी कानून से बचने के लिए कानून में कमी ढूंढते हैं पहले तो। फिर वैसा वाला क्राइम जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग फिर वो लड़ाई करने आ जाते हैं कोर्ट के अंदर कि देखो कानून ने ये वाली बात कही है, ये वाली बात नहीं कही है। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आती है। वैसे इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं ये डिटेल के अंदर। यहाँ पे जो ज्यादा कमीशन है, गवर्नर है, CM है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे ज्यादा, उसको वैसे करके खत्म करें। लेकिन आपको समझ में आए कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल समझ में आए। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि ये जो संवैधानिक आयोग है तो ये भी तो किसी न किसी आर्टिकल के अंदर मेंशन होगा। तो ये मेंशन है 243 नंबर के आर्टिकल में। अब 243 नंबर के आर्टिकल में सिर्फ ये मेंशन नहीं है, कई सारी बातें हैं। जो मेन 243 वाला आर्टिकल है उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके सब टाइप्स के अंदर ही आता है। एक तो है 243 के कैपिटल के, और एक है 243 ZA। मतलब के बाद में LMNOP ऐसे करके चला होगा, जेड तक गया, फिर बाद में फिर से ए आ गया, तो जेड के बाद में ए लिख दिया। अब आयोग तो सॉरी आर्टिकल तो एक ही था, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी बातें आ जाती हैं। और कई बार संविधान के अंदर संशोधन करने के बाद में उन चीजों को वहीं पे, अब जैसे मान लो कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग ही है राजस्थान का या फिर राज्य का, उसके बारे में कोई एक इम्पोर्टेंट लॉ था, अब तक स्किप हो रहा था, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन अब ध्यान दिया जाएगा। तो वो 243 वाले में तो लिखेंगे 243 के में कहीं भी है ना, के बाद में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स पड़ती है उसी आर्टिकल के अंदर संशोधन होते हैं और उसके पास में वो लिखी जाती है। ऐसे नहीं भाई तो 395 तो 396 बढ़ा देते हैं वहां पे लिख देंगे, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। एक सही से सुसंगठित तरीके से फिर ढूंढते फिरोगे ऐसे अजीब उंगली के थूक लगा लगा के ऐसे पन्ने पलटोगे, वो मिला नहीं, ये वाला वहां पे, ये वाला वहां पे, है ना, तो फिर वो वकील भी नहीं याद कर पाता।
तो 243 के और 243 जेड ए के अंदर क्या लिख रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई बात है तो ये पूरे इंडिया को माननी पड़ेगी। और पूरे इंडिया में जितने भी राज्य आते हैं तो इंडिया की संविधान के अंदर लिखे गए हैं कि वे इंडिया के अभिन्न अंग हैं, इंडिया यानी भारत जो भी है। तो उन सभी राज्यों को क्या मानना पड़ेगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। देयर विल बी ए स्टेट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कोई भी हो भले, तो जम्मू कश्मीर भी है क्या, तो उनके अंदर क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। बात समझ में आई? तो एक लाइन लिखना आप स्टार्ट करना ताकि आपके भी ऐसे हो जाए। यह एक संवैधानिक आयोग है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जिसे जिसे आर्टिकल 243 के तथा 243 जेड ए के अंदर लिखा गया है, which is it is a constitutional commission which is mentioned in article 243 के कॉमा लगा के लिखना 243 जेड ए। ढंग से लिखना भाई, ऐसी चीजें एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, फिर बाद में कंफ्यूज करेगा ना, के की जगह एल दे देगा, एम दे देगा, तो अपने को बोला नहीं बनना है, सारी चीजें ढंग से समझनी है। अब इस आयोग की एक खास बात क्या है कि मैंने बोला कि मंत्रिमंडल मतलब जो मुख्यमंत्री की सलाहकार परिषद, उसके अंदर 5 लोग, या ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके अंदर 7 लोग, उनमें से कोई ना कोई तो एक लीडर होगा। मेन जो है वो चेयरपर्सन होगा, उसके साथ में उसकी हेल्प करने वाले होंगे, उसके नीचे ऐसे करके। कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी एक जो होती है ना कार्यकारी जो बॉडी होती है, वो किसी न किसी स्तर पे तो काम करेगी ना भाई। आपके घर में भी आपके पापा मुखिया है, मम्मी मुखिया है, कोई भी होंगे भले, एक है भाई मेन। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसकी, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा चलती है, फिर सबसे कम हमारे इसकी चलती है नहीं, वैसे ही इस हिसाब से। तो वैसे ही किसी भी आयोग के अंदर कोई तो मेन होगा, कोई उसके नीचे काम करेंगे, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, ऐसे करके काम करेंगे, तभी एक व्यवस्था बनेगी। तो ये संवैधानिक आयोग होते होते इसके अंदर भी लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, सदस्य। कहने का मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो सदस्य होंगे वो कितने हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य, इट इज अ 1 member कमीशन। अब जो भी 1 member होगा वो क्या है, फिर वो इस मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या है, कमिश्नर है या फिर चेयरपर्सन है। उसको बोलते क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर बोलेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। भाई यही लीडर है। ये अब अपने नीचे कई लोग रखता है, लेकिन वो उस आयोग के अंतर्गत कतई नहीं आते हैं। ये ही 100% रिस्पॉन्सिबल है अपने आयोग के लिए। ये अपना काम तो सौंप सकता है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, हम देखेंगे भी अभी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसका ढांचा जो है वो कैसा है। लेकिन कोई नियम बनाना है, कोई नियम तोड़ना है, कैसा रहेगा, मेन सारा कुछ करेगा कौन, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसको कोई वैसे ज्ञान नहीं दे सकता, ये इस पे कोई भी अंकुश लगाने वाला है ही नहीं। अब ये चीज वैसे ही समझिए कि किसी घर के अंदर कोई अकेला ही रहता है, उसके ना तो कोई माँ है, उसके कोई बाप है, ना वो उसका भाई है, ना उसके कोई रिश्तेदार है, या फिर है भी तो वो उसके घर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक प्रकार से वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेला रहता है अपने घर में। वैसे ही ये राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अकेला रहता है अपने आयोग के अंदर। बात समझ आई? ये आयोग का क्या हो गया, मेन मुखिया हो गया, और ये ही एक अकेला मेंबर है। तो एक लाइन लिखना, इट इज ए 1 member कमीशन। इट इज अ 1 member कमीशन। यह एक सदस्यीय आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है जिसे या फिर जिसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक ही अकेला बंदा, which is headed by है ना, headed by state election commissioner, which is headed by state election commissioner। अब देखो, मैंने बोला कि ये एक संवैधानिक आयोग, संविधान में लिखा गया होगा, भले लिख दिया होगा, लेकिन सबसे पहले
विधानसभा या फिर जो पार्लियामेंट है ना, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ये लेजिस्लेचर है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का, सही है। और हमारे जैसे राजस्थान की विधानसभा है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है। भाई वो इंडियन पॉलिटी की चीजें हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। लेजिस्लेचर जो होती है, जो कानून बनाती है, इसके पास में शक्ति होती है भाई, ये संविधान को अमेंड कर सकती है। यानी कि अमेंड से मेरा मतलब है, ये संविधान के अंदर मतलब बदलाव ला सकती है, या फिर उनको और ज्यादा मतलब तरीके से सुधार कर सकती है देश के अंदर, है ना, कोई करेक्शंस कर सकती है। कुछ कुछ जगह पे नहीं कर सकती है, जैसे कि वो आपकी प्रस्तावना वगैरह हो गई, कई सी चीजें उनको नहीं छेड़ता, वो इंडियन पॉलिटी की बात है। तो लेजिस्लेचर जो होती है, जो कानून बनाती है, इंडिया के अंदर कोई अगर लेजिस्लेचर है तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। और अगर स्टेट्स के अंदर है तो उनको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। इस बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जाएगा उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझाया जाएगा, और यही तरीका होता है। आपकी कॉपी में अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो आपने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट होती है, इसमें जैसे लोकसभा आ गई या राज्यसभा आ गई, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। अरे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी अलग अलग चीज होती है ना। अपने राजस्थान के अंदर तो खाली ना विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है ना। तो अपने पास में जो विधानसभा है या विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब का प्रावधान किसके अंदर किया गया है? संविधान के अंदर किया गया है। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर ये वाली परिषद वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो परिषद वाली चीज नहीं है, वैसे बड़ा परिषद को भी माना जाता है इनमें, और विधानसभा से थोड़ी लोअर बॉडी मानी जाती है। और राज्यसभा लोकसभा के अंदर ये जो भी ढांचा है, ये ही सारे क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। कहीं भी लेजिस्लेचर बोल दूं तो कानून बनाने वाले यही लोग हैं। अगर इंडिया के अंदर कानून बनाना हो तो राज्यसभा या लोकसभा जो भी है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की बात चल रही है तो उसके अंदर विधानसभा बना देगी या फिर विधान परिषद बना देगी। जो भी कानून बना है वो फिर पहले पास होगा पार्लियामेंट में ही, मतलब अपने ही जो एरिया के अंदर। जैसे मान लो राजस्थान की बात, या ये निर्वाचन आयोग है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन का जब किया होगा कि भाई ये भी होनी चाहिए यार, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही थोड़ी होगा, राजस्थान के अंदर भी बना दो, ताकि वो अपने नियम कायदे संभाले, है ना। चुनाव नाव की आगे मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको। तो पार्लियामेंट ने कोई भी नियम बनाया और उसको पारित कर दिया, मतलब पास कर दिया अपनी तरफ से, वो जाता है एग्जीक्यूटिव के पास में, और वहां पे क्रियान्वयन होता है। और फिर बाद में जुडिशियरी वाली बात, वो तो आपको समझ में आ चुकी। लेकिन ये जब पास होता है तब उसका कोई ना कोई ऑर्डर तो जारी किया जाता है। ऑर्डर जब जारी किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई तारीख होती है। तो ये जो स्टेट निर्वाचन जो आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बनाया जाएगा, ऐसी बात कब कही गई भाई? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा राजस्थान के अंदर, ये वाली बात कब कही गई? कह सकते हैं कि एक ऑर्डर आया, या फिर जो कानून है वो पारित कब हुआ? तो वो जो है, वो ऑर्डर आया आपके पास में 17 जून को। 17 जून 2025 नहीं, 1994। 17 जून 1994 को ये डिसाइड हुआ, ये ऑर्डर आया कि भाई राजस्थान के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। बात समझ में आई? होगा ये बोला है, हो चुका है, स्थापित हो चुका है। वो कब हुआ? तो वो स्थापित हुआ आपका, ज्यादा टाइम नहीं लगाया, 1 जुलाई 1994। यानी कि ये ऐसे समझो, पापा ने बोला कि भाई घर में ना इस फलाने कमरे में यार एसी नहीं है, इस कमरे में एसी लगवाएंगे, ये फाइनल है। और ऑर्डर दे दिया एक प्रकार से कि भाई हाँ, तो आपने भी ऐसे खुश हो गए कि हाँ भाई इस कमरे में फाइनली एसी लगेगी, पापा ने कह दिया है भाई। तो भाई बात कब कही? 17 जून 1994 को। और फिर स्थापित लगा दी कब? 1 जुलाई को ही लगा दी भाई, पापा ने एसी लगवा दी। तो बात समझ में आ गई आपको कि क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा राजस्थान में। ये बात कब सुनने को मिली सबसे पहली बार? ऑर्डर कब आया? 17 जून 1994। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। या स्थापित कब हुई? 1 जुलाई 1994। आपको अपनी अखियां बहुत अच्छे तरीके से खोल के रखनी है जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे। कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये ऑर्डर या स्थापित करने की तारीख में कंफ्यूज करेगा, फिर आप करके आ जाते हो, फिर बाद में पछताते हो, अरे यार पूछा कुछ और था। बता दोनों ही थी आपको, 17 जून भी बता दी, 1 जुलाई भी बता दी।
लेकिन प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा, इसका नतीजा भुगतना पड़ता है नेगेटिव मार्किंग की। तो लिखना एक चीज, इस कमीशन को या इस आयोग को स्थापित करने के लिए, इस आयोग को स्थापित करने के लिए जारी आदेश 17 जून 1934 को दिया गया था, या आया था, है ना, 17 जून 1993 को आया था। जबकि इसकी स्थापना, ये कार्य के मतलब ये है ना, रनिंग बॉडी बन गई कि हाँ अब ये काम अपना स्टार्ट कर दिया। जबकि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को की, 1 जुलाई 1994 को। द ऑर्डर टू इस्टेब्लिश स्टेट इलेक्शन कमीशन was issued on 17th June 1994, was issued on 17th June 1994, while it was established, order है ना, order की बात, while it was established on 1st July 1994। अब तक हमने क्या पढ़ा है, आपके एकदम बढ़िया से समझ में आनी चाहिए बात। हमने देखा है कि कमीशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन क्या होते हैं, फिर स्टैट्यूटरी देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई कमीशन बना है तो वो क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके अंदर हमने तीन बातें डिस्कस करी। अब तक कुछ भी हार्ड है क्या, मैंने ऐसी कोई बात बोल दी हो जो आपके ऊपर से गई हो, जैसे एरोप्लेन आपके ऊपर से नहीं बोला ना ऐसा कुछ। तो संवैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, साथ साथ में एक ही सदस्य होता है, उसके अंदर एक से ज्यादा सदस्य नहीं है। फिर तीसरा मैंने बोला कि ऑर्डर कब आया और स्थापित करो। बात समझ में आ गई आपको, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। फिर एक छोटा सा नोट लगा के लिखेंगे, आपके पास में जो भी अलग पेन है उससे लिख लो ताकि ढंग से दिखता रहे आपको। देखो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो, ऐसे तो मैं आगे बताने वाला था कि ये काम क्या करता है। देश के अंदर क्या होता है एक बार समझना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर राष्ट्रपति, जो उनकी तरफ नहीं जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में कौन कौन लोग होते हैं, एक साइड एमपी होते हैं, एक साइड एमएलए होते हैं। एमएलए होते हैं वो अपने राज्य के होते हैं। एक बार के लिए समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में है, मैं ढांचा समझा रहा हूँ कि नीचे उसके बाद में ये हुआ ना। एक तरफ एमपी है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसके राज्यसभा या तो लोकसभा इनमें रहते हैं। सेंटर के अंदर तो ये वाले लोग हैं, और ये स्टेट के अंदर ये वाले लोग हैं। इतना तक तो चीज ठीक है। लेकिन होता क्या था पुराने जमाने की, अगर मैं आपको बात करूं 1950-52 के आसपास की अगर मैं बात करूं, जो भी कानून बनाया जाता है वो देश में पूरी तरीके से लागू किया जाता है। जरूरी किसी एक स्पेसिफिक बिहार के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। या फिर हम मान लो एक बात के लिए आपको बात करूं कि राजस्थान में या फिर पूरे इंडिया में किसानों से रिलेटेड कोई कानून बना, या फिर मान लो जो अशिक्षित लोग हैं, महिलाएं हैं, मान लो 10th मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में, अनपढ़ है, उन महिलाओं के लिए कोई कानून बनाए। अब वो कानून तो बन गया, लेकिन उन महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा कैसे। भाई कानून बनाने वाले तो आपके सामने है बोर्ड पे, ये या तो प्राइम मिनिस्टर की जो मंत्रिमंडल है वो बनाएगी, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या सीएम जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनके बनाएंगे, एमएलए वगैरह सारे लोग मिलके, है ना। कानून तो बना दिए, कानून बनाने वाले बहुत है, साथ साथ में इम्प्लीमेंट करने वाले भी बहुत है। आईएएस हो गए, आरएएस हो गए, उसके नीचे लेवल वाले जितने भी है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कानून होते हैं, और वो अलग अलग कानून बनाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। कितना तो समझ आएगा। लेकिन बात चल रही है शिक्षा से रिलेटेड, तो शिक्षा का डिपार्टमेंट होगा, फिर वो अपने स्तर के नीचे वाले आईएएस लोगों को बोल देगा कि जाके ना ये सारा इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर बाद में और जो है वो आईएएस है अपने हिसाब से लोगों को काम सौंप देगा। धीरे 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 कहते कहते पहुंचना कहाँ है, एक ऐसे गांव में जिसका अता पता कहीं नहीं है, पहुंचना तो पड़ेगा। तो उस गांव के अंदर कैसे ये नियम कायदा समझाया जाए या फिर उसको कैसे किया जाए, ऐसी जब परेशानी आई अलग अलग चीजों के लिए, जैसे मान लो महिलाओं के जो पहला बच्चा हुआ है, मतलब गांव के अंदर एकदम ना कोई इम्प्लीमेंट की सरकार ने कोई पॉलिसी कि उन महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे उसके स्वास्थ्य और बच्चे की छोटी मोटी प्रारंभिक देखभाल के लिए। तो वो चीज वो महिला कैसे करेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो 6,000 रुपए मिलेंगे उसको। तो वो चीज पहुंचे, ऐसी चीजें हो। सरकार इतनी बेहतर तब होगी जब उसके बहुत ज्यादा डेप्थ में लेवल्स होंगे, है ना।
तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पंचायती राज की जरूरत पड़ी, पीआरआई की जरूरत पड़ी, शहरों के लिए नगर पालिका है, नगर परिषद है, इन सब की जरूरत पड़ी है ना, लोकल बॉडीज है ना, अर्बन लोकल बॉडीज, ये नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब इसके अंदर आते हैं। या पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आगे बता दूंगा मैं आपको। ये दो चीज और उजागर हुई थी, और जब ये दो आई ना, तब इतने बढ़िया से क्रियान्वयन होने लग गया, गाँव के अंदर भी चीजें पहुंचने लग गई, शहरों के अंदर भी, मतलब योजनाएं पहुंचने लग गई चीजों से, मतलब ये नहीं कि भाई कोई अमेजोन से ऑर्डर आया है। तो वो चीजें जब हुई ढंग से, तो उनके चुनाव भी तो जरूरी है भाई। पंचायती राज सरपंच जो है अपने हिसाब से ऐसे लड़ बद के ही कर देंगे, फिर तो मैं बोल दूंगा, मैं भी खड़ा हूँ उस चुनाव में, और 1000-1500 गुंडों की फौज लेके आ जाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई अगर मुझे नहीं बनाया गया, क्या सरपंच, तो ऐसे हो जाएगी गोलीबारी, ये वो है ना, लोगों को मार काट दिया जाएगा, ऐसी चीजें अगर कोई गुंडागर्दी करता है, तो ऐसी चीजें रेगुलेट होनी चाहिए, कोई ना कोई सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो सरपंच जो होते हैं वो भी सरकार के थ्रू ही होते हैं, सरपंच कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता है वैसे, लेकिन सरपंच जो होता है वो सरकारी जो होते हैं नियम कायदों के थ्रू, सरकारी लॉ जो होते हैं उनके थ्रू ही बनता है क्या, सरपंच, या फिर कोई वार्ड पंच, या फिर कोई आपके शहरों के अंदर में बात करूँ तो कोई है ना ये महापौर वगैरह हो गए, या फिर कोई पार्षद हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, ऐसी चीजें जो होती है वो भी एक नियम कायदे के थ्रू होती है। ऐसे थोड़ी है कभी भी चुनाव करा लिया, मन में आगे कभी चुनाव करा लिया। उन सब चुनावों को करवाने के लिए ये कार्यभार ईसीआई से हटाने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हटाने के लिए हमने क्या बना दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है ये क्या करती है, पीआरआई या अर्बन लोकल बॉडीज जो होती है, पीआरआई एंड यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज जो है, यानी पीआरआई से मेरा मतलब पंचायती राज, और ये अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर पालिका वगैरह, इन सब के चुनाव करवाती है। ये बात मैंने आपको ऐसी समझाई है क्या ना, ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है कि अब देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उसके चुनाव कौन करवा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये बात पंचायती राज वालों को तो पता होनी चाहिए। आपने कहा हाँ, बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमारे इलेक्शन एसईसी करवाता है। तो पंचायती राज के खुद के भी कोई रूल है क्या, कोई पंचायती राज कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, इसके भी कोई रूल बनाए थे क्या। हाँ, 1951-52 में जब भी ये बनी थी ना चीजें, तब सरकार ने ये भी डिस्कस किया था कि पंचायती राज के क्या रूल्स होंगे। मैंने क्या बोला है, सरकार जो भी बनाती है चलती है, लोकसभा के अंदर कितने लोग होंगे, राज्यसभा में कितने होंगे, है ना, राजस्थान की विधानसभा के अंदर कितने लोग होंगे, वो सारी बात संविधान के अंदर बहुत ढंग से मेंशन करी है। तो पीआरआई जो पंचायती राज है उसके भी रूल्स मेंशन किए गए होंगे। और एक ये रूल भी है कि इलेक्शन होता है पंचायती राज में, तो पंचायती राज के इलेक्शन की बातें तो लिखनी पड़ेगी, और अगर इलेक्शन की बातें आएंगी तो एसईसी का नाम भी लिखना पड़ेगा। इतनी माथाफोड़ी मैंने इसलिए की है ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि राजस्थान में जो पंचायती राज है, हट जाऊंगा, राजस्थान पंचायती राज कानून 1994, इस कानून के अंदर कई सारी धाराएं होती है। देखो आर्टिकल्स जो होते हैं ना, अनुच्छेद जो होते हैं ना, आर्टिकल्स को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल्स होते हैं संविधान के अंदर, है ना, लेकिन जो धाराएं होती है वो होती है कानून के अंदर। लॉ वाली बुक के अंदर जो चीजें होती है ना वो धाराएं होती है, एक तरीके से ऐसा समझो। तो अलग अलग धाराएं बनाई है, तो पंचायती राज कानून है। इन कानूनों की टोटल कितनी धाराएं हैं, 124, अभी काम की नहीं है, बाद में फिर से बता दूंगा। उसकी 120वीं धारा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि एसईसी हमारे चुनाव करवाएगी, एसईसी ऐसे ऐसे चुनाव करवाएगी, इस तरीके से चुनाव होते हैं, इस तरीके से ये फलाना रिजल्ट आता है, कई सारी बातें जो भी लिख रखा है वो उसमें भी लिख रखा है। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका 243 के 243 जेड ए के अंदर मेंशन है। ये थोड़ी संविधान की बात, इसके अलावा और कहाँ मेंशनड है, तो वो और मेंशनड है राजस्थान के पंचायती राज कानून 1994 के अंदर, और उसके अंदर भी 120वीं क्या लिख रखा है, धारा के अंदर ये मेंशनड है। तो आप लिखेंगे, हट जाता हूँ मैं जैसे बताऊं वैसे लिखना नोट के अंदर। आयोग का प्रावधान, आयोग का प्रावधान, राजस्थान पंचायती राज कानून 1994, राजस्थान पीआरआई यानी टोटल लिख लेना, राजस्थान पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1994, ये अंग्रेजों के लिए भाई, आप मत लिखना हिंदी वाले,
आयोग का प्रावधान राजस्थान, ऐसे कॉमा करके लिख सकते हैं आप ताकि ढंग से सही से रहे। राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 की धारा 120 में 120 में भी किया गया है, 120 में भी किया गया है। द कमीशन, अब आपको समझ में आ गया, हम इसकी बात कर रहे हैं SEC की, तो ये कमीशन आपको ध्यान होना चाहिए। द कमीशन इज मेंशन्ड इन द कमीशन इज मेंशन्ड इन राजस्थान PRI एक्ट 1994, या फिर लिख सकते हो पूरा नाम राजस्थान पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1994। द कमीशन इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द राजस्थान PRI एक्ट 1994 सेक्शन 120। धारा को इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, ठीक है। कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? 120। ये बात अगर आपको अब समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये एक बेसिक डिस्कशन है इसके बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, कैसा सा दिखता है? मैं ऐसे बोलूं कि भाई ना, स्कूल के अंदर है ना प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स में भी फिर कोई तो ना क्लास टीचर होता है, कोई फलाना टीचर होता है, वो चीज छोड़ो। प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, और मान लो चलो ताकि और अच्छे से समझ में आए, और वाइस प्रिंसिपल के नीचे फिर टीचर्स आ गए, फिर टीचर्स के नीचे फिर आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह हो गए, है ना, जिसके अंदर चपड़ासी फलाना ढिकना, ऐसे करते करते फिर बाद में झाड़ू पोछे वाले लोग हो गए, या फिर एकदम ही बोला जाए ना लास्ट तक वो जो भी है ना वॉशरूम्स वगैरह साफ करने वाले हो गए। तो वो सारे लोग क्या है, एक स्कूल का अहम हिस्सा है। सबके अलग अलग अपने अपने स्तर पे अलग अलग काम होते हैं, कोई भी ऐसे नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सबके स्तर भी अलग है, सबके काम भी अलग है, और सबके वो क्या कह सकते हैं नाम भी अलग अलग है। वो सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, स्कूल की एक संरचना बनाते हैं। बच्चे तो उसके अंदर पढ़ने के लिए आएंगे, है ना। तो ये हम क्या देख रहे हैं, SEC का कंपोजिशन, SEC कंपोजिशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, या फिर इसी को कह सकते हैं संरचना, राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना। इस संरचना के अंदर मैंने आपको बोला कि सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसका नाम क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। या फिर मैं इसको कह सकता हूं हिंदी में राज्य निर्वाचन आयुक्त। मैं समझा दूंगा अभी आपको सारी बातें, टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस देखते जाना है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त, मैंने बोला कि ये एक सदस्यीय आयोग है, यही हेड है, यही सब कुछ है, इसको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, लेकिन इसके नीचे तो लोग हो सकते हैं, ठीक है भाई। इसके नीचे एक व्यक्ति आता है जिसको बोलते हैं हम सचिव या फिर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी साहब, ये सेक्रेटरी को हिंदी में हम क्या कह देंगे, सचिव। इस सचिव के नीचे एक व्यक्ति और होता है, उसको बोलते हैं हम डेप्यूटी सेक्रेटरी, या डिप्टी, डिप्टी जो भी बोलते हैं ना, डेप्यूटी भी बोलते हैं कई लोग। ये आगे भी डेप्यूटी सेक्रेटरी, इसको हिंदी में हम क्या बोल देंगे, उप सचिव। ये लोग कहाँ पे बैठते हैं, कार्यालय के अंदर बैठते हैं, सचिवालय के अंदर बैठते हैं। और ये सचिवालय क्या है भाई, एक चीज समझना, सेक्रेटेरिएट कह देते हैं। राजस्थान की जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, हमारी जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जो सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर अलग अलग विभाग बना रखे हैं, अलग अलग जगह बना रखी है। उनमें से जैसे मान लो हमारे जो मंत्री जी हैं, भजन लाल शर्मा जी हो भले, या फिर उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, वो भी वही बैठते हैं, उसको बोलते हैं जैसे PMO बोलते हैं ना, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वैसे ही अपने इस राजस्थान वाले जयपुर वाले एरिया में है CMO, यानी कि किसकी ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान की ऑफिस है। उस ऑफिस के नीचे फिर बाद में ना उसके अंदर हमारे भजन लाल शर्मा जी बैठते हैं, या फिर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ऑफिस है, ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल है ना जो भी ये
शिक्षा मंत्री है, फलाने मंत्री है, ये सारे कहाँ पे बैठते हैं, इनका भी एक ऑफिस अलग से। वैसे ही अलग अलग ऑफिस होते हैं उनके सचिवालय के अंदर। एक ऑफिस है हमारा क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, उसके अंदर ये तीनों लोग बैठते हैं। ये तीनों लोग एक जगह पे बैठे हैं, इन तीनों का काम एक जगह पे पड़ता है, इसलिए ये जयपुर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसके नीचे काम करने के लिए दो लोग दे रखे हैं उसको, सेक्रेटरी, और उसके नीचे काम देने के लिए दे रखा है डेप्यूटी सेक्रेटरी, ये हेल्प करते हैं। फिर अब आगे चलते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चलेगी बातें। देखो मैंने आपको क्या समझाया है कि ये क्या करवाता है, पंचायती राज के इलेक्शन करवाता है। दूसरा ये इलेक्शन करवाता है नगर पालिका, नगर परिषद, यानी कि मैं कह सकता हूँ अर्बन लोकल बॉडीज का, है ना। तो मैं क्या कहता, हाँ, तो इनको चुनाव तो उन्हीं के कराने। जयपुर में बैठने जाने से क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कोई फतेहपुर के आसपास कोई गांव है, जैसे मान लो रोसवा गांव है, उसके अंदर कोई सरपंच बना हुआ है ना, तो उनके जो भी गांव होते हैं मिला के उधर भी सरपंच होता है। तो उधर के सरपंच का काम कोई जयपुर में बैठा मतलब ये निर्वाचन आयोग थोड़ी करेगा। ये अपना काम जो है कार्यभार सचिव को देगा, सचिव उसको देगा, ये धीरे धीरे करते हमें क्या करना है, गांव तक पहुंचना है ना। तो डिप्यूटी सेक्रेटरी के बाद में हम नेक्स्ट जो कड़ी पड़ेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है। तो उस चीज को बोलते क्या है, जिला निर्वाचन आयोग, सॉरी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन, या फिर इसी का ही नाम है रिटर्निंग कमिश्नर, या फिर ऑफिसर लिख लो इसको। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर क्या है, देखो ये किसका ऑर्डर लेता है, इन तीन, इनसे जो भी ऊपर है इन लोगों का ऑर्डर लेता है। अब नाम से समझ में आ रहा होगा ये करता क्या होगा। चलो नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको नामों से रूबरू करवा रहा, फिर इनके काम से भी रूबरू करवाऊंगा। इसके नीचे एक व्यक्ति और होता है, अच्छा इसको हिंदी में क्या लिखते हैं वो भी दिखा देता हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। ये कौन होंगे क्या नहीं होंगे वो बाद में बताऊंगा, अभी 2-4 मिनट में। इस जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे एक आदमी और होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे जिला पंजीयन अधिकारी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये कैसे ये ना ये घटती हुई इनका क्रम, बाद में समझेंगे ये क्या है क्या नहीं। अब मैं हटता हूँ थोड़ा सा आगे से आपको। इसके नीचे जो आदमी होता है उसको बोलते हैं, इस व्यक्ति का नाम है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। या हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी। ठीक है भाई। अब देखो जो भी है वो इसके नीचे आएगा, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे इतनी ही जगह है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार इधर लिख रहा हूँ। आप ऐसी हरकतें मत करना, अपने नोट्सों के साथ में ईमानदार हो, एक अलग पन्ने पे लिखना है सारी चीजें, है ना। मैं एक बार के लिए आपको समझाना है मेरा काम, मैं इनसे थोड़ी पढ़ूंगा, मेरे पास में भी खुद के अच्छे नोट्स हैं जिनको मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ जैसे यहाँ पे बनाए। आप एक बार के लिए जो मैंने इधर साइड में लगाया उसको नीचे ही लगाना भाई। तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के जस्ट नीचे कौन सा आदमी होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जगह नहीं है तो इसलिए साइड में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं वोटिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी। उसके नीचे एक व्यक्ति और आता है जिसको हम बोलते हैं BLO, ये नाम तो आपने सुना होगा बहुत बार, BLO या फिर बूथ लेवल ऑफिसर, या बूथ स्तरीय ऑफिसर बोल सकते हैं इसको, अधिकारी BLO।
है ना। इसको हिंदी में बूथ स्तरीय अधिकारी बोलते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो। स्तरीय अधिकारी। अब मैं कह सकता हूं कि इतने लोग फिलहाल के लिए सफिशिएंट है एक इलेक्शन करवाने के लिए, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे नगर पालिका का हो, किसी का भी। ये ढांचा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना काम नहीं होता है। समझ में ही बात आपको? इतना समझ में आ गया? तो अब मैं धीरे धीरे इनके आपको काम समझाता हूँ, इनके नाम समझाता हूँ। देखो, हट जाता हूँ थोड़ा सा फ्रेम से। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, सबसे ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, ये व्यक्ति, ये क्या है भाई? एक प्रकार से इसके मालिक हैं। इनकी पोजीशन क्या है? इनको रिटायर्ड आईएएस होना कंपलसरी है। इनको क्या है? रिटायर्ड आईएएस होना कंपलसरी। आप और मैं, मतलब मेरे पिताजी या फिर आपके कोई अंकल या कोई ऐसे सामान्य लोग नहीं बन सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो ये सेवा शर्तें फुलफिल ना करते हैं। इसके नीचे जो सचिव जी होते हैं, ये भी एक प्रकार के आईएएस होते हैं, इनको रिटायर होने की जरूरत नहीं है। इनका फिर एक दूसरा नाम भी है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे वो नाम। उसको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ। ये सीईओ ऐसा सा ही एक सेम टू सेम नाम सीईओ, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये और भी होता है राजस्थान के अंदर, लेकिन उसका स्टेट इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना। एक ही नाम के दो व्यक्ति है, ऐसे समझ लो। ये जो ऊपर ये जो ये जो चार्ट लिखा है, इसके अंदर जो सीईओ वर्ड है, ये तो एक इंटीग्रल पार्ट है इसका, एक प्रकार से इस संरचना का। लेकिन ये साइड वाला सीईओ है, वो क्या करता है पता है? वो करवाता है राजस्थान के अंदर एमपी और एमएलए के चुनाव। अब एमपी और एमएलए के चुनाव का जिम्मा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर राज्य में, इंक्लूडिंग राजस्थान, हर राज्य में वह क्या करती है? अपना एक अधिकारी छोड़ती है, जो कि क्या होता है? हेड होता है उस राज्य के अंदर एमपी और एमएलए के चुनाव कराने का। समझ में आ गई बात? एमपी और एमएलए के चुनाव नहीं करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनके चुनाव करवाती है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उनका भी बिठाया हुआ राजस्थान का आदमी, यानी कि राजस्थान का जो अध्यक्ष है, वो क्या रहेगा? सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। लेकिन ये कौन है? ये वो नहीं। सेक्रेटरी जो है उसको भी बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, लेकिन ये एसईसी का पार्ट है, वो एसईसी का पार्ट नहीं। तो ध्यान में रखना ये चीज, कंफ्यूजन वाली बात है। मैं फिर से हट जाता हूँ आपके सामने से। ये आईएएस होता है, ऊपर वाला रिटायर्ड आईएएस होता है। फिर जो डिप्यूटी सेक्रेटरी होता है ना, या डिप्यूटी सेक्रेटरी, वो होता है एक आरएएस। ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, ये होता है जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना। हर जगह पे जिला कलेक्टर होते हैं, आपको पता ही है। ये भी आईएएस ही होते हैं वैसे तो। और ये भी यही होता है, मैं समझाऊंगा, अभी तो मैं बस आपको इनके नाम बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो इनके काम समझते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, मेन है, यही एक सदस्य है इस आयोग का, बाकी तो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, है ना। तो ये तो हो गया एक प्रकार से रिटायर्ड है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेने की जरूरत। सेक्रेटरी हो गया, ये भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी है, इसके बारे में भी छोड़ो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिला लेवल पे। जैसे मान लो अभी उस रोसावा गांव के अंदर ही कोई इलेक्शन करवाना है, तो वो इलेक्शन करवाना, उसकी सारी फाइलें वाइलें जो भी तैयार करवानी है कि भाई इस प्रकार से इलेक्शन करवाओ और ये वगैरह वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन जयपुर से आती है। कहाँ पे? फतेहपुर किसके अंडर में आता है? सीकर के अंडर में ही आता है। तो सीकर के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के अंदर वहां पे आएगी, जहाँ पे ये एसईसी के लोग बैठे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जो भी है, ये बैठा जिला निर्वाचन अधिकारी। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि जिला स्तर पे तो चुनाव की बात आ चुकी है। चुनाव कहाँ होने हैं? रोसावा गाँव, जो भी वहां पे 5-7 गाँव को मिला के जो पंचायत बनती है उनकी, वहां पे सरपंच के चुनाव करवाने। एक बार के लिए मान लेते हैं ना, समझना बात को। तो उधर से आदेश आया जयपुर से, जयपुर से आदेश आया कहाँ पे? सीकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऊपर होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर।
या फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, या फिर इसको होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। अब ये जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो और कोई नहीं है, उस जिले का क्या है, डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही है, जिला कलेक्टर ही है। वह जिला कलेक्टर क्या काम करता है, इस तरीके से निर्वाचन अधिकारी की फॉर्म में काम करता है और चुनाव करवाएगा। उसकी जिम्मेदारी क्या है, चुनाव करवाना। वह अपना कार्यभार आगे सौंप देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव करवाने का जिम्मा किस पे आएगा, डीसी पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे, जिसको अभी किस चीज का काम करना है। अब मान लेते हैं वो डीसी मैं ही, मेरा नाम है, मैं ही वो डीसी, तो मैं अब इस टाइम पे काम क्या कर रहा हूँ, जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर। फिर मैं ये मेरा काम सौंपूंगा आगे, किसको सौंपूंगा कि मेरे को चुनाव करवाने हैं उस गांव के पंचायत में। तो अब ना धीरे धीरे क्या करो, जो भी नए चुनाव के अंदर जुड़ने वाले लोग हैं उनका मतलब, या फिर पुराने जो भी रनिंग है, या फिर कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग नए ऐड हुए हैं, सारे लोगों की क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, रजिस्टर करो, और उनको वो एक बोलते हैं ना, एक तरीके से वो एक पर्ची सी देते हैं कि भाई आपको चुनाव करना है, मतलब आपको एक जाना है वहाँ पे अपना वो वोटिंग जो कार्ड लेके, मतदान कार्ड जो आपका है वो उसको लेके जाओ आप वहाँ पे, और आपको वो करना है। तो एक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना, पहले लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे भाई कितने लोग तो नए ऐड हुए हैं, कितने लोग मर चुके हैं, तो कौन कौन चुनाव करेगा। तो वह काम भी किसका होता है, मतलब वह काम किसको सौंपेगा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सौंपेगा आपका ये काम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि जिला पंजीयन अधिकारी को। अब जिला पंजीयन अधिकारी क्या करेगा, इसका काम ये है कि ये रजिस्टर करवाए सबके नाम, जो मर गए उनके हटवाए, जो नए आ गए उनके जुड़वाए, या जो पहले से हैं उनके भी नाम इस लिस्ट के अंदर होने चाहिए। और ये काम भी करने के लिए कौन बैठा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। समझ में आपको बात, नहीं समझ में मुझे बताया। जयपुर से आदेश आया कि उस गांव के अंदर, फलाने गांव की पंचायत के अंदर क्या है, चुनाव करवाने, वो आदेश आया मेरे पास में, मैं डीसी हूँ सीकर का, मैं इस टाइम पे काम किस चीज का कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का, जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर मैंने ये आगे काम कार्यभार सौंप दिया पंजीयन अधिकारी को, जिला स्तर की लेवल के जिला पंजीयन अधिकारी को, लेकिन कोई आदमी और है नहीं काम करने के लिए, तो ये काम भी सौंपा किसको जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही। यानी कि एक ही आदमी अलग अलग रोल कर रहा है। पहले ऊपर वाले स्तर पे तो वह निर्वाचन अधिकारी की तरह काम कर रहा है जिला लेवल पे, फिर नीचे वाले लेवल पे वो काम कर रहा है पंजीयन अधिकारी के तौर पे जिला लेवल पे। अब तो समझ में आई बात, अभी भी नहीं समझ में तो कम से कम भी 2-2.5 मिनट पीछे जाके वापिस से सुनिए, सुनना, ये काम कर देंगे। अब ये जिला अधिकारी जो है, ये पंजीयन अधिकारी खुद भागेगा क्या, मतलब जैसे मान लो मैं अगर कलेक्टर हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो क्या मैं उन गाँव के अंदर जा जाके सबको करूंगा ना, ये आगे के जो भी कार्यभार है, मेरे को 2 काम है, मेरे को चुनाव करवाने की है, पंजीयन वंजीयन भी करवाने, तो ये काम मैं आगे सौंप दूंगा मेरे असिस्टेंट को, जिसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। ये असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा वो उन सारे एरियाज के अंदर जाएगा जहाँ पे पंचायती राज चुनाव होने, वहां पे जाके वोटिंग ऑफिसर से बात करेगा। वोटिंग ऑफिसर से ये बोलेगा कि यार ना, मतलब जैसे मान लो 5 गांव है वहाँ के जहाँ पे पंचायत मिला के उनकी पंचायत है, और वहाँ पे चुनाव होने, तो वहाँ पे जाएगा, पंचायत के अंदर उसको कौन मिलेगा, ये वोटिंग ऑफिसर मिलेगा। अब वो वोटिंग ऑफिसर क्या करता है, मतदान अधिकारी, वो वहाँ का हेड है उस चुनाव को करवाने वाला, वह क्या करेगा, बीएलओ को अपॉइंट करेगा अलग अलग जगह पे, है ना। बीएलओ क्या करेंगे, बीएलओ जाके इन रियल जो पंजीयन है वो करता है, मतलब मतदान सूची के अंदर कौन आ गया कौन गया, ये सारी बात कौन, बीएलओ करेगा। फिर बाद में चुनाव का क्रियान्वयन जो होता है वो भी इसी स्तर पे होता है। तो ओवरऑल आपको एक ढांचा समझ में आया होगा कि कैसे चुनाव प्रोसीड होते हैं, नगर पालिका के या फिर पंचायत की राज के। समझ में आई बात, ये चुनाव अगर नगर पालिका में कहीं किसी स्तर पे हो रहे हो, उसके लिए भी यही प्रोसेस फॉलो होते हैं। जयपुर से आदेश आते हैं जिला लेवल पे, जिला लेवल से धीरे धीरे वो आदेश बढ़ते हैं उस सारे पर्टिकुलर जगहों पे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लो, मैं आपके आगे से हट जाता हूँ यहाँ से, एकदम बढ़िया से लिखो। समझ में आ रही क्या आपको ये सारी बातें, हाँ भाई। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये लिख लिया होगा। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक बात बताओ, सचिव के बारे में पढ़ेंगे, या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में, अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, या बीएलओ के बारे में पढ़ेंगे। हम इनके बारे में क्यों पढ़ेंगे, जब एसईसी सिर्फ और सिर्फ एक सदस्यीय आयोग है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिर्फ और सिर्फ इन रिटायर्ड आईएएस के बारे में बात, यानी कि हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में ही पढ़ना है हमें, इसकी क्या योग्यता है, इसको कैसे निष्कासन किया जा सकता है, कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, कैसे इसको शपथ दिलानी है, सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति की करेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे योग्यता या राज्य निर्वाचन, या अब आप ना एक हेडिंग लगा लो, एस राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या हेडिंग लगाएंगे? राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी बातें करेंगे। आज की तारीख में कौन है राज्य निर्वाचन आयुक्त, बता सकते हैं क्या आप? इंग्लिश वाले लिख लेना भाई, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर मत लिखना, कमिश्नर की बात चल रही है। देखो, इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे योग्यता, क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए एंड 5 साल मिनिमम न्यूनतम 5 साल का अनुभव एज या फिर प्रधान सचिव। ठीक है, ये क्या है? प्राइम सेक्रेटरी या फिर प्रधान सचिव। आईएएस वाला तो समझ में आ गई ये क्या चीज है। देखो, मैंने आपको बताया कि जयपुर वाला सचिवालय, एक बार के लिए बात करते हैं या फिर इसको पूरा कंप्लीट कर दो पहले, एट सेंट्रल और स्टेट लेवल। समझाता हूँ, सुनना मेरी बात। क्या बात है? बात ये है कि जैसे मैंने आपको बोला जयपुर वाला सचिवालय है, सचिवालय के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग सारी चीजें हैं, तो उसके अंदर एक सचिव तो ऐसा होना चाहिए जो पूरे सचिवालय का सचिव, उसको कह सकते हैं चीफ सेक्रेटेरिएट या चीफ सेक्रेटरी। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन, बता सकते हैं? उस चीफ सेक्रेटरी की हेल्प करने के लिए कौन होता है? असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी, एसीएस। उस एसीएस के नीचे जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं प्राइम सेक्रेटरी या फिर प्रधान सचिव। अब ये सचिवालय इंडिया के अंदर भी है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी है। किसी भी लेवल पे हो, होता तो आईएएस ऑफिसर ही है, लेकिन पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि वो आईएएस ऑफिसर एक तो रिटायर्ड होना चाहिए, दूसरा वह आईएएस ऑफिसर ये पोजीशन पे भी कम से कम तो 5 साल काम किया हुआ होना चाहिए, मोर देन या इक्वल टू 5 ईयर्स। बात समझ में आ गई क्या आपको? मैं अच्छा, कैसे समझ में आएगी, मैं आ रहा हूँ बीच में आपके, है ना? तो 5 साल या उससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति प्रधान आपका जो सचिव है उसकी तरह अगर काम किया हुआ हो तो उसको हम क्या बना सकते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त बना सकते हैं। तो अब आपको क्या लिखना है? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे लिखना। भाई सचिवालय जो होता है उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी हो गया आपका, है ना? फिर उसके नीचे क्या हो गया? उसका असिस्टेंट हो गया, या फिर उसको बोल देते हैं एडिशनल, मतलब भाई उसके अलावा। मेन तो यही है, एडिशनल सेक्रेटरी हो गया, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो गया। फिर उसके नीचे आपका क्या आ गया? प्राइम सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो भी है, मतलब प्राइम यानी प्रधान, जो भी है मेन आपका ये आ गया। इस योग्यता वाला अगर कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है तो उसको क्या बना दिया जा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो आप क्या लिखेंगे? बेटर तो यही रहेगा, मैं जैसे बताऊं वैसे लिख लो। क्वालिफिकेशन या योग्यता, रिटायर्ड आईएएस एंड, ऐसे लिखना, रिटायर्ड आईएएस एंड मिनिमम 5 years, ये सही वर्ड है, 5 years experience as, 5 years experience as principal secretary, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। हिंदी में लिखेंगे योग्यता, रिटायर्ड आईएएस तथा न्यूनतम 5 साल का, न्यूनतम 5 साल का प्रधान सचिव के पद पर, प्रधान सचिव के पद पर अनुभव, ब्रैकेट में लिख लेना, केंद्र स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर हो भले ही राज्य स्तर हो। इतनी बात समझ में आई आपको? फिर हम दूसरी चीज देखेंगे, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट।
इसका अपॉइंटमेंट करने वाला व्यक्ति है, उनको बोलते हैं राज्यपाल, राज्य के प्रथम व्यक्ति। जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब राज्यपाल की बातें ढंग से करेंगे। क्या राज्यपाल अपने आप ही सारे काम कर लेता है? नहीं। जैसे प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जो है अपने काम अपने आप ही नहीं करता है। संविधान के अंदर पहले बहुत पावर थी राष्ट्रपति के पास, फिर बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, है ना, संशोधन हुए, उसके बाद में ये कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो भी करेगा वह मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करेगा। अब मंत्रिमंडल जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के कहे अनुसार चलता है। एक तरीके से देश की सारी जो बागडोर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ गई एक प्रकार से। मतलब पावरफुल कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर हो गया। वैसे ही स्टेट के अंदर है कि भाई राज्यपाल जो होता है राजस्थान का प्रथम व्यक्ति है या फिर स्टेट का प्रथम व्यक्ति है, लेकिन उसके जो भी काम होंगे वो सारे किस तरीके से वो करेगा? वो करेगा हमारे जो भी मंत्रिमंडल है, राज्य के मंत्रिमंडल है, उसकी देख रेख में या उसके कहने के अनुसार काम करेगा। और राज्य के मंत्रिमंडल जो होते हैं किसके अंडर में आते हैं? सीएम के। तो राजस्थान के अंदर सीएम जो है वो मेन हो गया, और देश के अंदर पीएम है वो मेन हो गया। जबकि पहला व्यक्ति या फिर मेन व्यक्ति कौन है? राज्यपाल, और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति। बात समझ में आपको? तो ये क्या करेगा? राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की, या फिर ऐसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि ये सलाह देंगे भाई, मैं मान लो मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे 10-15 जो मंत्री परिषद मतलब मंत्री जो है वो मेरे मंत्री परिषद में है, तो वो हम सब लोग डिसाइड करेंगे कि किसको क्या बनाना है, SEC बनाना है, और वो बाद में जाके बोल दूंगा राज्यपाल को, और राज्यपाल अपने स्तर पे उसका क्या कर देगा? अपॉइंटमेंट कर देगा। बात समझ में आप? कुछ भी हार्ड है क्या अब तक जो भी पढ़ा? वो चलो बाद में बात कर लेंगे, तो कम करने वाला हूँ भी थोड़ा आज का। फिर इसका कार्यकाल क्या है भाई? कुछ तो कार्यकाल होना चाहिए, या एक बार बना दिया बस वही रहेगा? जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं भाई, एक बार जो हस्बैंड बन गया वही हस्बैंड है जिंदगी भर, है ना। आजकल वो डाइवोर्स या फिर कोई मर जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी है ना, वैसी चीज नहीं है ये। इसके अंदर भी एक कार्यकाल होता है या टीनियर होता है। ये टीनियर या कार्यकाल कितना होता है? पहले देखो, जब ये बना था ना 1994, कब बना था आप मुझे बताओ? 1 जुलाई 1994 से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसका जो भी पहला SEC था, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उस कमिश्नर को कितने साल दिए गए कि कितने साल तक काम कर सकता है? उसको 6 साल का कार्यकाल दिया था। नहीं लिखना है आपको? अच्छा, लिखवा भी दूंगा वैसे। हाँ, पर 2002 के बाद 5 वर्ष या 65 वर्ष का प्रावधान, ये एज इट इज आप पहले तो उतार लो भले। क्या कहना चाह रही है लाइन जी? ये कहना चाह रही है कि जब SEC को पहली बार बनाया गया 1 जुलाई 1994 के अंदर, अमर सिंह जो राठौड़ है वो हमारे राजस्थान के पहले SEC बनते हैं। वो अमर सिंह राठौड़ जो है 6 साल तक कार्य करे। फिर उसके बाद में नेकराम भसीन आए, उन्होंने ये प्रावधान दिया कि ये 6 साल वाला प्रावधान हटाओ, 5 साल बहुत है, 5 साल का प्रावधान कर दो। तो नेकराम भसीन के कहने पे क्या कर दिया था? 5 साल का कर दिया। और ये नेकराम भसीन ने कब कही थी बात? 2002 के अंदर। वो राजस्थान के दूसरे SEC भी हैं नेकराम भसीन, लेकिन उन्होंने जो बात बोली उसके बाद में 2002 से क्या होने लग गया? 5 साल का ही कार्यकाल बनने लग गया। अभी 5 और 65 क्या, इस चीज को समझना, कई बार लिखा हुआ रहता है लेकिन स्टूडेंट जो होता है वो समझ नहीं पाता है। जैसे मान लो मैं एक 62 साल का वृद्ध आदमी, ठीक है, और मैं आज की तारीख के अंदर क्या बन गया? जैसे 2025 चल रही है, मान लो मेरी एज कितनी है? 62 साल, और मैं क्या हूँ? SEC हूँ, कमिश्नर हूँ ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब मेरा कार्यकाल कितना होना चाहिए? कायदे से 5 साल का तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ में एक और अड़ंगा दे रखा है, उस अड़ंगे को बोलते हैं 65 वर्ष। 3 साल बाद में मेरी उम्र तो 65 वर्ष हो गई। अब मेरी 65 वर्ष पहले होगी ना, तो इन्होंने बोला कि यार देखो का प्रावधान इसको हटाओ, इसको ऐसे कर लो, जो भी पहले के बाद 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले, इसको करो ऐसे ब्रैकेट में का
प्रावधान। अभी मैं कितना में बताऊं जब लिखे ना, तो जैसे मेरी उम्र 65 वर्ष हुई, मैंने बोला यार अभी तो मेरे को 3 साल ही हुए काम करते हो, मैं नहीं हूँ, मेरे को तो नहीं हटा सकते आप। उन्होंने बोला ढंग से पढ़ो भाई, अगर 5 साल टिक सकते हो तो 5 साल, अदरवाइज अगर आपकी एज 65 वर्ष हो गई तो आपको हाथों हाथ हटा दिया जाएगा। समझ में आई बात? इस चीज से समझ में आता है हमें कि ये दो अलग अलग प्रावधान हैं। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 55 साल ही है तो वो 60 वर्ष तक आराम से 5 साल पूरे कर लेगा। ये चीज आप लिखेंगे, लिखना जैसे जैसे लिख रखा है, इंग्लिश वाले लिख लो जैसे मैं कहूँगा इस वैसे। इनिशियली initially 6 years, initially 6 years, after 2002, after 2002, 5 years oblique 65 years, 5 years oblique 65 years, फिर ब्रैकेट में लिखना विच एवर अर्लियर, विच एवर अर्लियर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सारी बातें किसकी हो गई? हमारे कार्यकाल की या टीनियर। अब देखो जो भी हमारे संविधान में लिखित पद होते हैं उनमें से भी कुछ मुख्य मुख्य होते हैं। हम देखो इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि किसके तो शपथ का कोई वो है, लिखा गया है, प्रोविजन लिखा गया है, प्रावधान लिखा गया है, किसके बारे में नहीं लिखा गया। ऐसे कुछ पद भी हैं जिनके बारे में नहीं लिख रखा है, तो उनको शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। तो ये क्या बोलते हैं उसको, शपथ क्यों दिलवाई जाती है? ताकि भाई एक प्रकार से ये एक ना एक ट्रेडिशन है, कोई वैसे कोई ऐसा ना कोई बंदूक नहीं लगा के कह रहा कि भाई शपथ तो लेनी पड़ेगी, शपथ लेके मुकर जाएगा तो क्या कर लोगे। लेकिन जब ये संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाए तब अलग अलग शपथें दी कि भाई हाँ देखो कल्चर है हमारा, उसकी वजह से हम शपथ दिलवाते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये वो वगैरह वगैरह इस देश को है ना वो अखंडता प्रभुता बनाए रखने के लिए वो सारी चीजें। तो शपथ एक प्रकार से एक प्रकार का ट्रेडिशन भी है। और एक बोलते ना कि मैंने मेरे मुंह से बोल दिया, मैं इसके बावजूद गलत काम कर रहा हूँ तो मैं कितना घटिया इंसान, है ना। वो एक हमारे ऊपर एक एथिकल जो पाबंदी लग जाती है वो लग जाती है। बस इतना सा एक रोल होता है शपथ का। तो ये शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ वही दिलाता है जो इसको अपॉइंट करता है, यानी कि राज्यपाल, भाई गवर्नर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नर नहीं है, तो गवर्नर ने ऐसे कह दिया देखो मैं नहीं हूं ना, तो अब ऐसे ना फालतू में टेंशन मत किया करो, शपथ तो दिलवानी पड़ेगी। मान लो गवर्नर खुद टाउन में अवेलेबल नहीं है, या फिर गवर्नर है ही नहीं, मान लो गवर्नर की मृत्यु हो गई या गवर्नर ने कोई गलत कर्म किए उसकी वजह से उसको हटाना पड़ गया, गवर्नर ही नहीं है, तो क्या एसईसी बनेगा ही नहीं, उसको शपथ दिलाने वाला कोई नहीं। उस केस के अंदर या तो मान लो जैसे मरता नहीं है, या फिर ना उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे गवर्नर है तो सही लेकिन अवेलेबल नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं, मेंशन इतना ही है। तो उस चीज के लिए क्या हो जाएगा, शपथ दिलाने वाला व्यक्ति नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। मैं थोड़ा सा भावनाओं में रह गया था, गवर्नर की मृत्यु होगी इसके चलते, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कोई भी मंत्री पद या फिर कोई भी प्रकार का सरकारी पद जो होता है वो रिक्त भी हो सकता है। उसके कई कई रीजन होते हैं, या तो हट गया है कार्यकाल पूरा होने की वजह से, या उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर उसने कोई गलत व्यवहार किया है तो उसकी वजह से उसको हटाना पड़ गया। ये 3 केस होते हैं इसकी वजह से। या जैसे मान लो गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नर क्या कहता है कि भाई मैं फलाने आदमी को नॉमिनेट करता हूँ। ज्यादातर वो हाईकोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करते हैं, वरिष्ठ जो जज होते हैं वो फिर क्या करते हैं, शपथ दिला देते हैं किसको, ये आपके एसईसी को। तो ये एज इट इज उतार शपथ या फिर ओथ बाई गवर्नर और a person nominated by governor, a person nominated by governor, राज्यपाल द्वारा अथवा राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा, कोई भी नामित व्यक्ति हो सकता। ये इस्तीफा किसको देगा, इस्तीफा या रेजिग्नेशन, लो भाई मैं रिजाइन करता हूं, ये अपना रेजिग्नेशन भी राज्यपाल को ही देता है। तो ये कितना सिंपल है याद करने के लिए आपको, राज्यपाल। नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल, है ना। ओथ कौन दिलवा रहा है, शपथ, राज्यपाल। और इसके बाद में इसका इस्तीफा कौन लेता है, राज्यपाल, है ना। ये चीजें हैं इतनी एक बार के लिए आप बचाएंगे आज की क्लास के द्वारा। एक नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो आप, भले ही छोड़ दो। निष्कासन,
क्या हटाने की प्रोसेस, प्रक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, टर्मिनेट ही कर दिया। सस्पेंशन अलग चीज होती है भाई, या फिर रिमूवल प्रोसेस। कई बार सस्पेंड कर देने इसका मतलब उनको एक बार के लिए उस कार्य से मुक्त किया गया है कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते हो, फिर बाद में उसको वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर रिमूव कर दिया तो फिर बाद में देखेंगे हट ही गया वो परमानेंटली, अब वो दोबारा एकदम तो नहीं आ सकता। ये टर्मिनेशन और इस्तीफे में क्या फर्क है वो बता देता हूँ, फिर बाद में इसकी प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। इस्तीफा तो मतलब ये कि भाई मैं, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, अब मैं रिजाइन करता हूँ, है ना। मतलब खुद से आके रिजाइन करना, मान लो मेरा किसी भी कोई कारणवश रिजाइन करने का मन करता है, मैं रिजाइन कर सकता हूँ, भले मेरा कार्यकाल पूरा हो गया इसलिए। या फिर मान लो मैं खुद ही नहीं चाहता कि भाई मैं बहुत ज्यादा एसईसी बन के बैठा रहूँ, राज्य निर्वाचन आयोग बन के बैठा रहूँ, तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। लेकिन कई बार क्या कर सकता है, क्या हो सकता है कि मुझे हटाना भी पड़ा जा सकता है। मैंने देश की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर दी, या फिर मान लो इलेक्शंस जो है गलत तरीके से करवाए, घूस खा ली, या फिर होते हैं ना कि मैं पकड़ा गया, कदाचार कर दिया या फिर मिसबिहेवियर कर दिया, है ना, तो उन केसेस के अंदर मुझे निकाला भी जा सकता है। ये होता है टर्मिनेशन करने का एक रीजन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा एक बार के लिए आप समझिए कि पॉलिटी हार्ड नहीं होती है, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ये बात जानने के बाद में, आपके भी मन में एक इच्छा रहेगी कि हाँ यार पॉलिटी पढ़ते हैं। वरना स्टूडेंट्स की मानसिकता ये रहती है यार कितना घटिया सब्जेक्ट है, कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, कितनी बकवास बकवास बातें होती है। लेकिन आज ये 2 मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद में आपको एक एक्साइटमेंट रहेगा कल वाली क्लास के अंदर वापस से पधारने का और वापस से पढ़ने की इच्छा लेके आने का। देखिए हमने क्या देखा, देखो हमने ये देखा कि हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ते हैं आज। एक बार के लिए मैं फ्रेम से हटूं क्या, चलो रंग देते नहीं हटते। हमने देखा कि हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके लिए हमने सीखा कि पॉलिटी क्या होती है। पॉलिटी के अंदर हमने देखा कि भाई कैसे कैसे ढांचे होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। राजस्थान की पॉलिटी की बात करनी थी, उसके अंदर भी हमने सीधा स्टार्ट कर दिया आयोगों से। हमें और कुछ नहीं आता, हमें प्राइम सीएम नहीं आता, है ना, मिनिस्टर नहीं आता, जिला कलेक्टर फलाना ढिकना कुछ नहीं आता। हमें सिर्फ इतना आता कि आयोग क्या हो। आयोग के बारे में हमने सीखा कि आयोग के अलग अलग काम होते हैं, कोई आयोग कुछ काम करेगा, कोई आयोग कुछ काम करेगा, लेकिन उनको बनाने के सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। या तो एक तरीका होता है उनको संविधान के अंदर लिख दो कि ये संविधान के अंदर नामित है या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आयोग है, जैसे कि यूपीएससी, आरपीएससी, ईसीआई, है ना, और भी होते हैं, एक बार के लिए इतना बहुत है। फिर दूसरा, ऐसे आयोग जिनको संविधान के अंदर तो नहीं लिखा लेकिन किसी कानून द्वारा पारित करके बनाया गया, कानून जैसे ही पारित होता है वो संविधान सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आयोग बन जाते हैं। और ऐसे आयोगों को हम कहते हैं संविधिक आयोग या फिर विधानिक आयोग। ठीक है, दूसरे प्रकार के इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट्यूटरी आयोग। तीसरा हमने देखा कि भाई कोई आयोग बनाने के लिए ना तो कानून लाने की जरूरत है, बस आदेश ले लिया है ऐसे कोई, जैसे मैं सीएम हूँ, मैंने बोल दिया कि भाई देखो मेरा काम संभालने के लिए थोड़ी बहुत मुझे यार एडवाइस चाहिए, तो इसलिए मेरे को आगे छोटी सी अरेंज करके दो काउंसिल। वो काउंसिल क्या है, एक प्रकार का फिर से आयोग है, लेकिन उस आयोग को बनाने के लिए ना तो संविधान में लिखना पड़ा, ना ही उसके लिए कोई कानून लाना पड़ा, मेरा काम हो गया। समझ में आई बात, कितनी सिंपल बात है, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं सीख ली आज की क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने फिर देखा कि एसईसी क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये क्या है, एक संवैधानिक पोस्ट है, आपको पता ही है। 243 के 243 जेड ए, बहुत बेहद ध्यान रखेंगे इसका। इन दो जगहों पे, इन दो आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स हैं वैसे, आर्टिकल तो क्या है 243, उसके अलग 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 पार्ट्स बना दिए जाते हैं। तो गोच पोच होती है चीजें, वैसे समझिए। एक सदस्य आयोग है, ये चीज आपको पता ही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका ऑर्डर कब आया कि राजस्थान में बनेगी ऐसी चीज, 17 जून 1994। फिर ये इस्टेब्लिश कब हो गया, कार्य क्रियान्वित क्या बोलते हैं ना भाई, एक्शन के अंदर कब आ गया, 1 जुलाई 1994 को आ गया। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक जगह और भी है जिसको बोलते हैं हम पंचायती राज कानून का जो है 1994, उसके अंदर भी 120वीं धारा के अंदर ये बात लिखी गई है कि इनके पंचायती राज के इलेक्शंस कौन करवाता है, तो वो करवाएगा कौन, हमारा एसईसी। ये बात हमने देखी, कोई रॉकेट साइंस है क्या इस पेज पे, नहीं है भाई। फिर उसके बाद में अभी भी आप कह दो कि हाँ है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ के जाना पड़ेगा पॉलिटिक्स। फिर हमने देखा कि इसका कंपोजिशन कैसा है,
रिटायर्ड आईएएस क्या होता है, इसका आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त मुख्य आयुक्त है ना। फिर उसके बाद में नीचे इसके सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे डिप्यूटी सेक्रेटरी होता है, ये तीनों जयपुर बैठे रहते हैं। फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन या फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि क्या है, जिला कलेक्टर ही है। फिर बाद में ये काम करता है पंजीयन का, तो इस टाइम पे इसका नाम बढ़ गया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जबकि आदमी सिर्फ एक ही है। फिर उसके बाद में उसका असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, फिर वोटिंग ऑफिसर, फिर BLO बूथ लेवल ऑफिसर। मुझे तो नहीं दिखा तीनों ही पेज पे कोई खतरनाक रॉकेट साइंस जैसी बात या फिर आपको इंटरेस्ट आए ऐसी बात। फिर हमने देखा कि इसकी निर्वाचन आयुक्त की क्या क्या योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं ऐसी है कि रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए, साथ ही साथ में 5 साल कम से कम प्राइम सेक्रेटरी या फिर मैं क्या कह दूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया हो, सही है। फिर उसके बाद में हमने इसकी नियुक्ति देखी, राज्यपाल करता है, किसके कहने पे करता है, सीएम और उसके मंत्री परिषद के कहने पे, अपने आप नहीं कर सकता है ना। फिर उसके बाद इसका कार्यकाल देखा कितना होता है, पहले तो 6 साल था जी, लेकिन नेकराम भसीन ने क्या कह दिया, 5 साल और 65 वर्ष कर दो इसका प्रावधान, तो 5 साल और 65 वर्ष हो गया 2002 से, समझ में बात। फिर इसकी ओथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल दिलवाता है। फिर उसके बाद में इस्तीफा कौन किसको देता है, अपना ये भी राज्यपाल को ही देता है। फिर हम कल पढ़ेंगे निष्कासन इसका कैसे होता है। अब मुझे बताओ, कोई बहुत बोलते ना कि बोझ डाल दिया क्या आपके सर के ऊपर कि भाई ये तो सर के ऊपर भार लेते तो फट जाएंगे भाई। ऐसी ही है राजस्थान की पॉलिटी, आगे भी ऐसे ऐसे ही नाम आएंगे, ऐसे ऐसे कानूनों के नाम आएंगे, इनकी तारीखें आएंगी, इनका काम क्या है। ये हमारे राजस्थान की एक प्रकार से पॉलिटी को समझने का आधार था और हमने आयोग स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर और आयोग पढ़ते पढ़ते हम पूरा राजस्थान पॉलिटी को ही कवर कर लेंगे। चलिए भाई, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, थैंक यू।